हरे कृष्णा। माता जी इंट्रोडक्शन। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस्कॉन बीकानेर आईजीएफ के DYS यानी कि डिस्कवर योर सेल्फ सीरीज के चौथे सेशन में, जिसका नाम है डिस्कवर द मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैनुअल की, जिसमें पता चलेगा कि लाइफ को कैसे जिया जाता है। लेकिन इस मैनुअल की खोज के सफर में हमें गाइड कौन करने वाला है? मिसेस ममता सोनी। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं मिसेस ममता सोनी का तहे दिल से। वो हमें बताए हम अपनी लाइफ के मैनुअल को ढूंढे और कैसे हम अपनी लाइफ जिए। मिसेस ममता सोनी हमारे इस्कॉन आईजीएफ और आईसीएफ को बहुत दिनों से सर्व करती आई हैं और वहाँ की कोऑर्डिनेटर भी हैं। बात की जाए अगर उनकी मटेरियल क्वालिफिकेशंस की, तो उन्होंने बीएससी की है बायोलॉजी में और एमएससी की है बॉटनी में। तो शुरू करते हैं हमारा ये सफर हमारी मैनुअल को ढूंढने का, ताकि हम जो इतने जन्मों से कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे लाइफ जी जाए, हम उस कंफ्यूजन को दूर कर सके। ओवर टू यू मिसेस ममता सोनी। हरे कृष्णा। धन्यवाद कृतिका माता जी। ये कुछ एक्स्ट्रा ही आप बता देते हैं, बोल देते हैं। वैसे इतनी योग्यता हमारी है नहीं, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा ही बता देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन DYS के 4th सेशन में, जिसका नाम है, अभी कृतिका माता जी ने जिसे बताया, डिस्कवर द मैनुअल ऑफ लाइफ। तो आज हम लाइफ के मैनुअल को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि 3 सेशन हो चुके हैं, ये 4th सेशन है। तो 3 सेशन में हमने क्या क्या किया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हमने क्या जाना अब तक, आप में से कोई बताना चाहेंगे? 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहेंगे? ओके, तो मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि अगर लेट किया तो फिर राजधानी एक्सप्रेस में आप सबको चढ़ना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आराम से सफर करें, इसलिए क्विक रिकैप कर देते हैं। हमने अभी तक देखा, फर्स्ट सेशन में हमने देखा था एनिमल्स में और ह्यूमंस में डिफरेंस। सेकंड सेशन में हमारा था डिस्कवर, हमने सोल को डिस्कवर किया था कि आत्मा होती है या नहीं होती। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? ड्राइवर। उसी तरह से हमारी बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? इसका आत्मा, इसकी सोल। सोल के बिना बॉडी नहीं चलेगी। थर्ड सेशन में हमने, कल का जो सेशन था उसमें हमने देखा था, जैसे कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए एक आत्मा की जरूरत होती है, उसी तरीके से इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए भी किसी की जरूरत है। और वो कौन है, वो कौन चला रहे हैं? वो है गॉड, यानी कि भगवान। भगवान इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। ओके, यहां तक हमने अभी तक कर लिया है। आज हम करने वाले हैं मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। कोई बताएं आप में से कि व्हाट इज मैनुअल? फास्ट करना पड़ेगा आपको, वरना मैं और फास्ट करूंगी फिर, अगर आप ये करेंगे। यस, रचिता माता जी, ऐसा बताइए। मैनुअल वो होता है जो हमें एक गाइड देता है, जिंदगी में चलने का एक गाइडलाइंस देता है कि आपको क्या करना चाहिए। मतलब जैसे जो यूथ के समय में जो एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, उसे कैसे क्या करना चाहिए, जो गाइडेंस देते हैं जो हमें। यस, तो वो आई थिंक रूल बुक हमें बताते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या रूल बुक मैनुअल है? और कोई कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा माता जी, जैसे टीवी वगैरह खरीदने के साथ में एक बुकलेट मिलती है, कैसे उसको ऑन ऑफ करना है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो वो हमारे मैनुअल है। यस माता जी। तो जैसे पूजा माता जी बोल रहे हैं कि हम कोई भी कुछ भी खरीदते हैं सामान, तो उसके साथ उसका एक मैनुअल आता है, जो उसको बनाता है वो एक मैनुअल बना के देता है कि आपको इस तरीके से इसको ऑपरेट करना है, अगर ये खराब हो जाए तो आपको ये करना है, और अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको ये करना है। सारी मैनुअल उसमें, सारे इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे हुए होते हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जो हम खरीदते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। एक आजकल तो फर्नीचर भी लाते हैं तो उसके साथ भी मैनुअल आता है, हालांकि मशीन्स के साथ तो आता ही है, लेकिन उस फर्नीचर के साथ भी आता है कि इसको हम कैसे, इसकी मेंटेनेंस करती है, इसके साफ सफाई कैसे करनी है। उसी तरीके से ये जो सृष्टि है, पूरी जो सृष्टि है, किसने बनाई है? भगवान ने, और वही उसको ऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने ही
हमें बनाई, हमारी लाइफ बनाई, और हमारे लिए उन्होंने मैनुअल दिए, इस पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने मैनुअल बना के दिया है। जो बनाएगा तो वो मैनुअल बना सकता है ना, उसी को पता है कि क्या बनाया उन्होंने और कैसे कहाँ क्या करना है। तो इसी तरीके से भगवान ने ही हमें मैनुअल दिया है इस लाइफ को जीने के लिए और इस सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। अब हम वो मैनुअल है क्या, हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो मैनुअल है हमारे वेद। वेद कहाँ से आए हैं? भगवान से ही आए हैं। और वेदों में पूरी की पूरी डिटेल है, पूरी की पूरी हमारी जानकारी है कि हमें लाइफ को कैसे जीना है और कैसे हमें क्या करना है, क्या सब चीजें, मतलब सब कुछ आएगा, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब वेद ही क्यों, वेद क्यों बोलते हैं? वेदों को बोलते हैं वेदांत। वेदों, वेद प्लस अंत, जहां पे नॉलेज का अंत हो जाता है, ज्ञान का अंत हो जाता है, उसके अलावा उससे ज्यादा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता। सब कुछ वेदों में दिया गया है, इसीलिए इनको बोलते हैं वेदांत। वेदों का जो सार है वो हम सुनते आ रहे हैं कि भगवत गीता वेदों का सार है, सभी वेदों का सार है। तो जिनके पास टाइम नहीं है पूरा वेदों का पढ़ना, वो भगवत गीता को भी पढ़ के इसका लाभ उठा सकते हैं। आगे हम चलते हैं, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। और आज का सेशन ऐसा होने वाला है कि अगर आपने वीडियो ऑफ रखा और ध्यान नहीं दिया तो आप भ्रमित हो सकते हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आपको आगे सेशन में पता चलेगा कि आप कहीं सच में भ्रमित तो नहीं हो गए हैं ना। तो ध्यान से बैठिएगा, सीट की पेटी बांध लीजिएगा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 second। अच्छा, तो आप में से कौन कौन आज पहली बार आया या फिर किसने लास्ट सेशन भी देख अटेंड किए हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे आप? माता जी मैं पहली बार आई हूँ। मैं देख नहीं पाई। अच्छा, पहली बार कौन आया? अनीता, अनीता माता जी। ओके, 3 सेशन नहीं बाकी सबने पहले वाले सेशन देखे हैं, अटेंड किए। ओके, आप अगर चाहे तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ग्रुप में आपको मिलेगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, 1 सेकेंड लगेगा। काम आवाज की मच्छी नाही हरे कृष्णा माता जी, राधिका माता जी नहीं है। अटेंडेंस कौन ले रहे हैं? हरे कृष्णा। ममता माता जी तब तक अपना देख रहे, चेक कर रहे, जब तक माता जी आप लोग अटेंडेंस ले लीजिए। राधिका माता जी, आर यू देयर? रिद्धि माता जी, आप फर्स्ट डे से ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन से ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं माता जी, मैं 3 वो लिए थे ना पिछली बार। आप उन्होंने संडे कल का नहीं लिया था, शायद सैटरडे का नहीं लिया। नहीं, हाँ मैंने कल का नहीं लिया। अच्छा, ओके। तो आपने लास्ट संडे का अटेंड किया था ममता माता जी का? हाँ किया था। तो आपने एक सेशन अटेंड किया, राइट? यस। ओके।
और अनीता माता जी आज आप आज से ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? मैंने 3 सेशन मिस हो गया मैम माता जी। 3 सेशन में से हो गया, नो प्रॉब्लम माता जी, आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ममता माता जी आप जब ओके हो जाएं तो बता दीजिए, तो मैं बाद में पूछ लेती हूँ, नो प्रॉब्लम। यस माता जी, बस हो गया, थोड़ा सा हाँ। नेटवर्क स्लो है मेरा तो प्रॉब्लम हो और गई, बस हो अंकिता माता जी आप मेरे ख्याल से फर्स्ट सेशन से ही ज्वाइन किए, कल तो आप थे, मैंने देखा था आपको। जी माता जी, फर्स्ट सेशन से ज्वाइन किया मैंने। फर्स्ट ये रचिता माता जी आपका कोई सेशन मिस हुआ है माता जी? नहीं माता जी, सारे सेशंस अटेंड किए थे। गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। निधि माता जी, हरे कृष्णा। निधि माता जी, गायत्री सोनी के नाम से किसने ज्वाइन किया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निधि माता जी आपने सारे सेशन ज्वाइन किए माता जी, कि आज से ज्वाइन किया आपने? नहीं माता जी, मैंने सारे सेशन ज्वाइन किए हैं। ओके ओके माता जी। गायत्री माता जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ यस यस माता जी। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मतलब जिसको भी दिख रहा है यस माता जी दिख रहा है, आप। यू कैन कंटिन्यू माता जी। तो वेद क्या है? वेद, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि सुना कि मैनुअल ऑफ लाइफ वेद है। वेदों में ऐसा क्या है कि हम माने कि ये है मैनुअल ऑफ लाइफ? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें जरूरत ही क्या है इस नॉलेज की? ओके, नॉलेज की जरूरत क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ और थोड़ी देर में मैं इसका आंसर आपसे लेना चाहूंगी, तो आप सब सोच के रखिएगा इसका आंसर कि हमें क्यों लेना है नॉलेज। वेदों से हमें नॉलेज मिलता है तो हमें क्यों लेना है, इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगी। वेदों में काफी सारी भविष्यवाणी की गई है। वेद इतने साल पहले लिखे गए थे, लगभग 5000 साल से भी पहले वेद लिखे गए थे, तो उनमें अभी की कलयुग की भी भविष्यवाणी की गई है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, प्लांट्स हैव लाइफ, ये है जगदीश चंद्र बोस, ये साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है, और उन्होंने रिसर्च किया था कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। इससे पहले तक साइंस ये मानता था कि केवल एनिमल्स में और ह्यूमंस में, केवल ये इन्हों में ही लाइफ होती है, लेकिन इन्होंने रिसर्च किया और साबित किया कि प्लांट्स में भी लाइफ है। तो उसके बाद में साइंस मानने लगा कि हाँ, प्लांट्स में भी लाइफ है। लेकिन हमारे वेदों में हमेशा से कहा गया है कि प्लांट्स में लाइफ होती है, क्योंकि हमने सुना होगा 84 लाख योनियां होती है, उनमें काफी सारी, मतलब 10 लाख योनियां किसकी होती है? प्लांट्स की, यानी कि उनमें भी लाइफ है। हम तो उनको वैसे भी लिविंग मानते थे, वेदों में मतलब पहले से ही लिविंग मानते थे, लेकिन साइंस ने अब जाके रिसर्च करके जब प्रूफ किया गया कि हाँ प्लांट्स में लाइफ है, तब उन्होंने माना कि प्लांट्स में है लाइफ। यानी कि वेदों में जानकारी पहले से थी। एम्ब्रियोलॉजी की अगर बात करें तो आप थोड़े साल, लगभग 50-60 पहले एम्ब्रियोलॉजी की खोज की गई है साइंस में। लेकिन जो कि श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के बारे में आपने सुना ही होगा सबने, श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंध में अगर हम पढ़े तो एम्ब्रियोलॉजी को इतना वहां पे, मेरा वीडियो ऑफ है क्या? सॉरी। ओके, अभी वीडियो ऑन है ना? मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो भागवतम के अगर हम 3rd कैंटो में जाते हैं तो वहां पे एम्ब्रियोलॉजी को इतना डिटेल में बताया गया है कि जैसे ही, मतलब फर्स्ट स्टेप जहां पे स्पर्म और एग मिलते हैं, वहां से लेके हर डे, हर मंथ में वो कैसा उसका एम्ब्रियो का साइज होता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, वो सारा एकदम डिटेल में हमें श्रीमद् भागवतम में मिल जाएगा। हमें साइंस की बुक्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। तो इतने सालों पहले भी एम्ब्रियोलॉजी को अच्छे से डिटेल में बताया गया है, जो कि अब हम आज साइंस कुछ सालों पहले ही जिसको जान चुका है।
काउ डंग और काउ प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानते हैं। आज साइंस ने ये भी रिसर्च कर लिया कि काउ डंग है, जो कि गोबर है, उसके उपले बनाए जाते थे पहले, उसको ईंधन में काम में लिया जाता था, घरों पे पेंट किया जाता था, उसका मतलब लिपाई की जाती थी। लेकिन पहले तो किसी ने रिसर्च नहीं किया था, हर एक बंदा रिसर्च करके करता था ये कि चलो काउ डंग सही है या नहीं है, कि बाकी एनिमल्स का जो मल होता है उसको क्या करते हैं, अगर स्पर्श भी कर ले तो अरे नहाना पड़ेगा, हम अशुद्ध हो गए। गाय भी एक एनिमल ही है और ये भी इसका मल है, काउ डंग जो है, लेकिन फिर भी इसको पवित्र करने वाला माना जाता है, इसको एंटीबैक्टीरियल माना जाता है, एंटीबायोटिक होता है। बाकी चीजों में तो अगर देखें तो दुर्गंध आती है क्योंकि उनमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, लेकिन ये तो एंटीबैक्टीरियल है, जहां पे ये रहेगा वहां पे बैक्टीरिया हो ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें साइंस रिसर्च करने के बाद मान रही है, अब मान रही है। आजकल तो पेंट्स भी बनाए जा रहे हैं जिसमें काउ डंग का प्रयोग किया जाता है, काउ यूरिन का इतनी मेडिसिन में प्रयोग किया जा रहा है, मेडिसिन बनाई जाती है, कैंसर की मेडिसिन है जिसमें काउ यूरिन का यूज किया जा रहा है। तो ये सब तो हमने रिसर्च करके माना, लेकिन पहले कैसे माना? पहले कौन बताता लोगों को कि आप उसको करिए, पुताई करिए, घर में चूल्हे बनाए जाते थे काउ डंग से। तो ये किसने बताया? ये हमें वेदों ने बताया था, वेदों में लिखा हुआ था, जो भी वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, वो उन्होंने बताया कि काउ डंग जो है वो प्योर करने वाला है, इसमें ये क्वालिटीज हैं, आप इसको यूज में लीजिए। तो हम तो सालों से लिए जा रहे हैं, लेकिन साइंस ने अब इसको माना है। तो ये सब चीजें वेदों में पहले से थी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, और हमने क्या किया, रिसर्च करने के बाद में अब जाके इसको माना कि ये सब चीजें हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वेदों में क्या क्या चीजें हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं आयुर्वेदा के बारे में आजकल इतना मतलब प्रचार हो रहा है, सब मान रहे हैं आयुर्वेदा के, सब उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं आयुर्वेद से। तो ये इतना सालों पुराना वेदों में इसका पार्ट है। आयुर्वेद जो है, योगा तो आज काफी मतलब फेमस है, सबके बीच में सब योगा के बारे में सुन रहे हैं। रामदेव बाबा इतना मतलब फेमस हो रहे हैं योगा करके, सबको योगा सिखा रहे हैं। विदेशों से लोग इंडिया आके योगा सीख रहे हैं, जो उनको पता है कि ये जो एलोपैथिक या बाकी जो दवाइयां हैं असर करती है, लेकिन जो योगा है वो हमारी बॉडी को अगर जितना मतलब क्लीन करता है, जितना हमें हेल्थी बनाता है, वो कोई चीज नहीं हो सकती योगा से बेटर। तो ये सब चीजें कहाँ से आई? वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, जिसको आज जो भी मकान बनाता है, एक अगर रूम भी बनाता है तो पहले एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचता है कि हमें कहाँ क्या बनाना है, कहाँ किचन बनाना है, कहाँ ये बनाना है, कहाँ बाथरूम होना चाहिए। ये कहाँ से आया? ये हमारे वेदों से आया है। तो ये सब चीजें, संस्कृत लैंग्वेज अगर इसका हम देखें तो आज साइंस भी ये मान रहा है कि संस्कृत जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर कोडिंग के लिए बेस्ट लैंग्वेज है। हालांकि ये इतनी पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी इसको अभी कंप्यूटर कोडिंग के लिए भी काम में लिया जाएगा आगे जाके। तो ये सब चीजें जो हमारी, हम उसको पुराना मानते हैं, वेदों में दिया गया है, वो चीजें आज की चीजों से भी बेटर है, और धीरे धीरे इसको सब मानते जा रहे हैं, पूरी दुनिया मानती जा रही है। वैदिक मैथमेटिक्स, अब ये देखिए, ये एक छोटा सा वीडियो है, आप देखिए कि आजकल वैदिक मैथमेटिक्स के काफी आपको यूट्यूब पे भी दिखेंगे कि कैसे हम मैथ को इजी बना सकते हैं, बड़े बड़े नंबर को कैसे हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए कि 1 2 3 है तो उन्होंने 3 लाइंस खींची, एक बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3 2 1 है तो 3 2 1, और इसको मल्टीप्लाई देखिए कैसे इजी करेंगे ये। हालांकि आपको लग रहा होगा देखने में कि लंबा है, क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे हो रहा है। बाकी अगर कोई करेगा तो इसको सेकंड्स में ये कैलकुलेशन कर सकता है। और यहाँ पे मिस्टेक होने का, गलती होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। वैसे अगर हम 3 3 नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो श्योर इसमें कहीं ना कहीं हम मिस्टेक करेंगे, तो गलत आंसर रहेगा। लेकिन इन्होंने आंसर निकाल भी दिया और ये आ भी गया इतनी जल्दी। तो वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में आजकल काफी प्रचार किया जा रहा है कि इजी अगर मैथ हमें करना है तो हम वैदिक मैथमेटिक्स से कुछ ले सकते हैं आइडियाज। अब हम आज क्या करने वाले हैं, एक पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे, स्टोरीज तो सबको अच्छी लगती है। 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन, इसकी स्टोरी सुनेंगे। उसके बाद में हम जाएंगे कि ज्ञान कैसे ले सकते हैं, 3 ways टू गेन नॉलेज। फिर हम जाएंगे 4 डिफेक्ट्स लीड टू परफेक्ट नॉलेज। हम नॉलेज लेते हैं, उसमें हमारे कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होंगे। फिर हम इसको साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कैसे कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है, क्या हम कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्चेस से जो हमें नॉलेज मिलती है क्या वो कंप्लीट है या नहीं है। और फिर वेदास आफ्टर परफेक्ट
ऑफर परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज। वेदा हमें क्या परफेक्ट और कंप्लीट नॉलेज देते हैं या नहीं देते, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था उसका जवाब ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, कौन बताएगा? इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास। नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अभी यहाँ पे इतना ज्ञान की बातें चल रही है, वेदा पढ़ो, ज्ञान लो, लेकिन क्यों भाई? पिछले सेशन में भी कहा था मैंने, जब तक हमारा कोई बेनिफिट ना हो हम वो काम करेंगे ही नहीं। तो ज्ञान क्यों लेना है? क्या बेनिफिट है ज्ञान से? कोई व्यक्ति ज्ञान क्यों लेता है? स्कूल जाते हैं हम, कॉलेजेस जाते हैं हम, सब तरफ से ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, तो क्यों लेते हैं ये? क्या नीड क्या है इसकी? एनीवन? हरे कृष्णा माता जी। बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं ताकि वो समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। आजकल जैसे गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और नॉलेज देने के लिए या फिर ऐसा बोल सकते हैं जॉब के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है माता जी। और भी जो नए लोग हैं, मैं चाहती हूँ वो ट्राई करें। तो स्कूल कॉलेज तो वो भी जा रहे हैं, क्या वो नहीं जा रहे? सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए। ओके, सक्सेस। तो व्हाट इज सक्सेस? निधि माता जी, अगर आप वीडियो ऑन करके मुझसे इंटरेक्ट करके बात करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और कोई? यस, अनीता माता जी, आप तो टीचर हैं, आप तो ज्ञान लेते भी हैं देते भी हैं, आप बताइए क्यों लेते हैं? नॉलेज लेने से ब्रेन को थोड़ा काम मिलता है, टू हेल्प टू वर्क, कुछ भी तो शार्पन द ब्रेन। शार्पन द ब्रेन, ओके, हाँ ये भी सही है वैसे तो, ठीक है। घर पे बैठे बैठे तो सही है, ठल्ले ही बनेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे तो जंग लग जाएगा कुछ नहीं काम करेगा। और कोई रीजन? निधि माता जी, अंकिता माता जी, कुछ एक एक पॉइंट्स बताइए, आप क्यों पढ़ रहे हैं? नॉलेज रहेगा तो ब्रेन थोड़ा स्मूथली और इफेक्टिवली भी वर्क होगा, नहीं तो खाली दिमाग तो ऐसे ही है। ठीक है, तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ कि हम मेन थिंग जो है क्यों लेते हैं ज्ञान, कि जो ज्ञान है वो अपोजिट देखते हैं। जो अज्ञान है, अज्ञान किसके जैसा है? एक अंधेरे के जैसा है, ठीक है। अगर हमारे पास अज्ञान है यानी कि ज्ञान नहीं है, तो हमारा अंधेरा, अंधेरे से उसको कंपेयर किया है। जैसे कि एक श्लोक हम पढ़ते हैं ना, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? उजाले की तरफ जाना है हमें। और जो ज्ञान है वो किसकी तरह है? प्रकाश की तरह। एक एग्जांपल लेते हैं, एक रूम है, रूम के अंदर अंधेरा है, लाइट नहीं है, आपने उसके अंदर एंटर किया, आपके नीचे कुछ, पैर के नीचे कुछ सॉफ्ट सा आया, तो आपको क्या लगेगा? अरे सांप है मेरे पैर के नीचे, है ना? तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा कि अरे सांप है यहाँ पे। तो और जैसे ही वहां पे लाइट ऑन किया, लाइट ऑन करके आपने देखा, तो वहां पे क्या था? एक रस्सी थी। तो जैसे ही आपको पता चला कि रस्सी है, आपका डर चला गया, आपको डर नहीं लग रहा। तो अंधेरे में थे तो क्या लग रहा था? डर, कि पता नहीं क्या आ जाएगा, कोई सा भी जानवर आ सकता है, यहाँ पे भूत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अंधेरा, अगर जहां अंधेरा होगा वहां पे डर होगा, और जहां पे उजाला होगा वहां पे सब कुछ चीजें क्लियर है, सब दिख रहा है क्लियर, तो वहां पे डर नहीं रहेगा। तो हम मोटा मोटा अगर हम देखें तो हम ज्ञान किस लिए लेते हैं? हमारे अंदर के डर को दूर करने के लिए, जो कि अंधेरा यानी कि अज्ञान से रहता है। जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज रहेगी तो हम उस चीज से डरेंगे नहीं, और जब नॉलेज नहीं रहेगी तो हमारे अंदर डर रहेगा। दूसरी चीज आती है, ज्ञान का क्या काम में लिया जाता है कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए ये नॉलेज लेते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां चल रही है, सबको ठंड लगती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ठंड लग रही है। तो जब स्टार्टिंग में, जब ठंड स्टार्ट हुई थी, जब हमारे पास कुछ नहीं था, तो वो उन्होंने ज्ञान लिया कि कैसे हम ऊनी कपड़े बना सकते हैं, उनको पहन के हम सर्दी को कम कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं काम चला तो उन्होंने हीटर बनाए। आजकल कितनी टाइप्स के रूम हीटर आ रहे हैं, है ना? पहला एक जो चला वो काम का नहीं, फिर दूसरा टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है अलग अलग। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, हमारी जो ठंड लगने वाली, जो सर्दी लग रही है उसको दूर कर रहे हैं। हीटर चला लो, बिल्कुल ठंड गायब। तो ये भी हमारे काम आ रहा है।
थर्ड नॉलेज क्या काम आ रहा है कि अगर हमें भविष्य में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ कष्ट मिलने वाला हो, उसको हम अभी से हटा दें, उसके लिए हम अभी से काम करें, तो जो हमारा नॉलेज है वो उसमें काम आएगा। जैसे कि पहले किस में जाते थे, ट्रेवल करते थे, तो ये जैसे ऊंट गाड़ियां होती थी, इस तरह की गाड़ियां होती थी, बैल गाड़ियां होती थी, उसमें ट्रेवल करते थे, लेकिन इतना टाइम लगता था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या हम हमेशा के लिए ऐसे ही जाते रहेंगे। तो उन्होंने नॉलेज लिया, नॉलेज लेके उन्होंने गाड़ी बनाई, स्कूटर बनाया, मोटर बाइक बनाई और कार बनाई, ये सब चीजें बनाई, जिससे कि फ्यूचर में क्या हुआ, ट्रेवल आसानी से हो गया। उसके बाद में अगर हमें दूर भी जाना है, हमने सोचा कि यहाँ तक ही चलते रहेंगे क्या, अगर दूर जाना हो तो क्या करेंगे, तो उन्होंने फ्लाइट्स मतलब प्लेन्स बना दिए कि अब और भी यहाँ पे आगे जा सकते हैं। बीमारियों का भी हम देखते हैं, जैसे अब हम सोच रहे हैं कि अभी कोरोना आया, इस तरह की और भी कुछ वायरल या बैक्टीरियल बीमारियां आ सकती है, तो उसके लिए हम एंटीडोज या वैक्सीन हम पहले से ही लगा लेते हैं। तो हम ये सब जो नॉलेज है हम हमारे काम के लिए लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए या फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उनसे बचने के लिए। फोर्थ चीज होता है ज्ञान लेते हैं, बस ज्ञान के लिए, हमें ज्ञान चाहिए इसलिए हम ज्ञान ले रहे हैं। इसका एक स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्रभुपाद जी का बताती हूँ। एक बार प्रभुपाद जी से एक डॉक्टर बेनफोर्ड मिले थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, किसके ऊपर, घास के ऊपर। घास के ऊपर पूरी मोटी बुक लिख दी उन्होंने कि ये घास में ये सब होता है, ये सब होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई जो जानवर घास खाएंगे वो तुम्हारी बुक पढ़ के खाएंगे क्या, कि आपने ये क्या क्या घास के बारे में लिखा है बताइए, फिर हम घास खाते हैं। तो क्या हुआ, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, आपने क्यों लिखा इसको। तो वो बोला कि बस मेरे को ज्ञान के लिए, कि मेरे को घास में क्या क्या होता है, मेरे को ये ज्ञान चाहिए था, तो मैंने लिख दिया। तो प्रभा जी ने बोला कि ठीक है, अगर आपको ज्ञान ही चाहिए था तो आपने घास पे क्यों लिखी, घास को किसने बनाया उसके ऊपर आप रिसर्च करते, उस पे लिखते, या फिर जो सन जिससे ये घास बन रही है सन पे रिसर्च करते, सन को किसने बनाया उस पे रिसर्च करते। तो इस तरीके से कुछ लोग होते हैं जो केवल ज्ञान के लिए, जिससे बोलते हैं ना उनको ज्ञान का कीड़ा होता है, तो वो ज्ञान इकट्ठा करने के लिए वो ज्ञान लेते जाते हैं। तो हमने 4 पॉइंट्स देख लिए कि ज्ञान हमें क्यों चाहिए, और इन सब की जरूरत सभी को है। तो फोर्थ की चलो किसी को नहीं होगी, लेकिन थर्ड तीनों की तो सबको होगी ही होगी। अब यहाँ पे आते हैं 3 ways टू गेन नॉलेज। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा। अभी ये स्टोरी आ गई, 6 ब्लाइंड मैन एंड 1 वाइज मैन स्टोरी। 6 लोग हैं जो कि अंधे हैं। अब इनको एक हाथी के पास लेके गए, ठीक है। अब इनको पूछ रहे हैं 6 को कि बताइए भाई, हाथी है ये कैसा है, हाथी कैसा होता है, इसको डिस्क्राइब करना है हाथी को। तो फर्स्ट को पूछा, तो फर्स्ट ने क्या कर रखा था, उसकी सूंड पकड़ रखी थी, तो उसने क्या बताया कि ये तो कुछ सांप के जैसा है हाथी, तो क्योंकि उसने सूंड पकड़ा था। दूसरे को पूछा तो उसने उसकी पूंछ पकड़ी थी, तो उसको ऐसे लगा कि ये तो रस्सी के जैसा है, क्योंकि उसके हाथ में उसकी पूंछ थी। तो उसने कहा हाथी कैसा होता है, हाथी रस्सी के जैसा होता है। अगले से पूछा, उसने कान पकड़ रखे थे, तो उसने कहा हाथी एक पंखे के जैसा है, पंखे से जैसे पतला पतला होता है, हवा आती है, ये हाथी उसके जैसा होता है। और नेक्स्ट से पूछा तो उसने उसका पेट पकड़ रखा था, तो उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ी दीवार के जैसा होता है हाथी, तो एक वॉल के जैसा है। और नेक्स्ट को पूछा, उसने तीखे तीखे उसके जो दांत होते हैं वो पकड़ रखे थे, तो उसने कहा कि कुछ नुकीला तीर के जैसा हाथी होता है। अगले को पूछा तो उसने पैर पकड़ रखे थे, मोटे मोटे पैर, तो उसने कहा ये तो एक पेड़ के तने के जैसा है हाथी। तो सबसे जब अलग अलग पूछा गया तो सबने अलग अलग आंसर दिया। किसी के लिए हाथी सांप के जैसा था, किसी के लिए हाथी पंखे के जैसा, किसी के लिए रस्सी के जैसा। तो कोई भी प्रॉपर नहीं बता पाया कि हाथी कैसा था। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या वो गलत थे या सही थे, उन्होंने गलत बताया या सही बताया? माता जी उन्होंने जो महसूस किया वही बता रहे थे। सिंस दे आर ब्लाइंड व्हेन दे कैन नॉट like see, they cannot understand who it is. वो ब्लाइंड है, लेकिन हम हमारे अगर व्यू से देखें तो वो गलत है या सही है? गलत उनको है, गलत मानते हैं, गलत है। गलत मानते हैं ना। गलत, ठीक है, ओके। रिद्धि माता जी आप बताएंगे क्या मानेंगे, उनको गलत या सही?
उनके हिसाब से देखे तो वो सही है ना वैसे तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वो गलत है या सही है? वो 6 के 6 अंधे हैं, उन्होंने जैसे महसूस किया उन्होंने बता दिया, उनके हिसाब से तो सही हुए ना। यस, उनके हिसाब से तो सही है। तो हम बोल सकते हैं कि वो सही है लेकिन पूरे सही नहीं है, गलत भी नहीं है ना, क्योंकि जो उन्होंने देखा वही बताया। तो वो पार्ट तो हाथी का ही है, अगर किसी ने पूंछ पकड़ा है तो पूंछ तो हाथी की ही है, तो हाथी का पूंछ रस्सी की जैसे है, तो वो सही भी है इन वे, लेकिन पूरे भी सही नहीं है, तो वो हाफ सही है। तो उनको परफेक्ट नॉलेज हाथी के बारे में कैसे मिलेगा, क्योंकि वो अंधे हैं, तो कैसे मिलेगा? अब ये क्वेश्चन भी मैं आपके पास छोड़ रही हूँ, और इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे हम सेशन के लास्ट में, और वहां पे हम समझेंगे कि उनको कैसे परफेक्ट नॉलेज हाथी के बारे में मिल सकता है। थ्री वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, इसके बारे में 3 प्रकार से हम नॉलेज ले सकते हैं। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब डायरेक्ट हम अपने सेंसेस से देख के, जैसे देख के, सुन के जो भी हमारे सेंसेस हैं उनके थ्रू जो हमें नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज होता है प्रत्यक्ष जो प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, कि कई बार गैस लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं किसी के बारे में, तो वो होता है, वो नॉलेज होता है। और थर्ड होता है शब्द प्रमाण, किसी के बारे में जो प्रमाणिक है, शास्त्र जैसे कि बोलते हैं, उनको अगर हम सुन के जो नॉलेज लेते हैं। तो 3 टाइप से हम नॉलेज लेते हैं। अब तीनों को हम डिस्कस करेंगे, कौन सा बेटर है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण किससे लिया जाता है? हमारे सेंसेस से। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारे सेंसेस से हमें कंप्लीट नॉलेज मिल सकता है? नहीं। नहीं मिल सकता। ओके, और किसी को लगता है? सब नो या यस, या नो भी आप टाइप भी कर सकते हैं, या राइट और जो क्रॉस है वो भी आप शो कर सकते हैं, ताकि पता चले किस किस को लगता है ले सकते हैं, किस किस को लगता है नहीं ले सकते। अंकिता माता जी ने भी लिखा है नो। ओके, चैट बॉक्स मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होएगा खोलना, इससे अच्छा अगर आप यहाँ से ही बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। वीडियोस में रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियोस ऑन करें, तो अगर कर पाए तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो सबके लिए नो है? कोई यस वाला है? कोई भी नहीं है यस वाला? ओके ठीक है, फिर देखते हैं आगे हम कैसे इसको समझेंगे। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमें फुल नॉलेज दे सकते हैं? अब ये क्या दिख रहा है आपको? देखिए, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी क्लास इंटरेक्शन पे ही डिपेंड करेगी। अगर आप नहीं बोलेंगे या मेरे को आंसर नहीं देंगे तो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ज्यादा टाइम लगेगा तो छूट जाएगा कुछ ना कुछ, फिर आपके साथ अत्याचार हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो। तो आप फास्ट फास्ट रिप्लाई कीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकें। क्या दिख रहा है आपको? वहां पे ट्रेन के ट्रैक्स मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, हमें दिख रहा है कि ट्रेन के ट्रैक्स मिल रहे हैं। और अगर ट्रैक्स आगे जाके मिल जाए तो क्या होगा? नहीं मिलेंगे। अगर मिल जाए सच में तो क्या होगा? दोनों क्या ट्रेन होगा? टकरा जाएगी। क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है। दोनों ट्रेन टकरा जाएगी। यस, अगर किसी को ट्रेन चलानी हो और उसको ऐसे लगे कि आगे जाके ट्रैक्स मिल रहे हैं, तो वो ट्रेन को चलने ही नहीं देगा, वो पहले ही मना कर देगा ट्रेन को चलाना नहीं है। तो हमें तो दिखने से लग रहा है कि मिल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे हमारी सेंसेस का पता चल रहा है कि हमारी आंखें हमें क्या दे रही है? धोखा। यहाँ क्या दिख रहा है? ये बच्चा खड़ा है, अब इसकी हाइट 2 शीशे में अलग अलग दिख रही है। अगर हम देखने से बताएं तो इसकी एक्चुअल हाइट कौन सी होगी, छोटे वाली या फिर बड़ी वाली? बड़ी वाली। बड़ी वाली क्यों? छोटा वाला भी तो कांच में दिख रहा है ना। और एक्चुअल में लाइफ माता जी वो खुद खड़ा है, वही उसकी एक्चुअल हाइट है। यस, तो एक्चुअल हाइट तो वही है, लेकिन शीशा क्या दे रहा है इसको? धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा है, यानी हमारी आईज हमें धोखा दे रही है। अच्छा, अभी बताइए ये क्या है?
पेंसिल है पानी में। ध्यान से दीजिए वरना आप भ्रम में जाने वाले हैं, आप इल्यूजन में जाने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आंखें खुली, दिमाग खुला, आगे बहुत कुछ है ऐसा। जल्दी जल्दी बताइए। पेंसिल एक्चुअली पानी के बाहर रखी हुई है, ग्लास के बाहर। माता जी यस, वो सॉरी, वो मेरा नेटवर्क चला गया था, थोड़ा सा मैं सुन नहीं पाई। आप रिपीट करेंगे फिर से? पेंसिल एक्चुअली पानी में नहीं है, पानी के बाहर है पेंसिल। पेंसिल पानी के अंदर ही है, ग्लास के अंदर है, लेकिन हमें दिखने से ऐसे लग रहा है कि ये या तो टूटी हुई है या फिर ये मुड़ी हुई है, लेकिन पेंसिल सच में मुड़ी हुई है? पेंसिल तो सीधी थी ना, लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो हमें दिख रही है कि वो या तो मुड़ी हुई है या फिर वहां से टूटी हुई है। तो ये हमारी सेंसेस ने फिर से क्या किया, धोखा दे दिया। अभी ये क्या दिख रहा है? क्या रोड पे पानी है? नहीं है। नहीं है। यस अंकिता माता जी, क्या पानी है? नहीं है माता जी। तो दिख रहा है आपको? जी माता जी। मेरे को आप नहीं दिख रहे, लेकिन मेरे को भी धोखा हो रहा है, मेरी सेंसेस मेरे को भी धोखा दे रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, जब पानी नहीं होता फिर भी दिखता है तो उसको बोलते हैं मिराज बोलते हैं इसको। कि जो मृग तृष्णा हिरण होता है, उसको काफी दूर तक पानी दिखता है, वो भागता है लेकिन वहां पे पानी होता नहीं है। तो ये भी हमारी सेंसेस हमें धोखा दे रही है यहाँ भी। तो कितना हम कर सकते हैं फिर, अगर इस तरीके से केसेस देखें तो जो हम देख रहे हैं वो तो सही होता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि भगवान को हम तभी मानेंगे जब हम देखेंगे, पहले सामने आके देखा है भगवान हमें, तभी हम भगवान को मानेंगे। तो भाई हम देख के सही नहीं देख पा रहे, जिनको देख रहे हैं उनको तो हम गलत देख पा रहे हैं, सही देख ही नहीं पा रहे, तो भगवान को कहाँ से देख लेंगे? हमारी सेंसेस तो यहाँ पे जो मटेरियल चीजें उनको ही सही नहीं देख पा रही, भगवान को कहाँ से देखेगी, है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 5 हमारे सेंसेस हैं वो सारे कंप्लीट नॉलेज नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब इनमें डिफेक्ट होता है। सभी के सभी हमारे जो सेंसेस है इनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। किस तरीके से? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारे अंदर कितने 4 डिफेक्ट्स हैं, एक भी नहीं है, 4। हम 4 डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला इम्परफेक्ट सेंसेस। हमने अभी देखा कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, वो कंप्लीट ज्ञान जो एक्चुअल ज्ञान है वो हम नहीं देख पाते या नहीं ले पाते। आगे भी हम इसको और भी डिस्कस करेंगे। टू बी इल्यूजन, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ ऐसी हमारे सामने आता है कि हम सही गलत या जो सच्चाई है जो एक्चुअल में है वो नहीं देख पाते और कुछ और ही देख लेते हैं। इसको बोलते हैं इल्यूजन या भ्रम में होना। आगे हम आपको डालने वाले हैं इसमें। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, हम मिस्टेक्स करते हैं। एक कहावत थी, वो सुनी होगी, मनुष्य क्या है, आदमी क्या है? कोई बताना चाहेगा क्या है आदमी? बताइए बताइए, फेमस है एक, अपने बारे में बोलने में क्या शर्म है, हम भी तो खुद ही है ना। इंसानी इंसान क्या है? गधा है। गलतियों का पुतला, गलतियों का पुतला। क्या सुना ना? इंसान है गलतियों का पुतला, गलतियां करता है और उसी से फिर सीखता है या नहीं सीखता? गलतियां करना सही है या नहीं है? सही है, सही है। सही है, फिर गलत क्या है? गलतियों से हम लोग सीखते हैं, नहीं। उसको सुधारना। करेक्ट। गलतियां करना तो सही है, लेकिन गलतियों से ना सीखना वो गलत है। अगर गलती करके हम उसको रिपीट ना करें तो वो गलत है। तो जिन्होंने भी वीडियो ऑफ कर रखे हैं वो बार बार ये गलती कर रहे हैं, बार बार वीडियो ऑफ कर रहे हैं, तो यानी वो गलती कर रहे हैं। तो गलतियों से सीखना हमें चाहिए। देखिए ये कितना अभी इतना जल्दी सीख लिया, ये रितिका माता जी ने एकदम से वीडियो ऑन कर लिया। तो इन्होंने अपनी गलती से सीख लिया, अभी सीखेंगे, बाकी भी धीरे धीरे सीखेंगे, हम वेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारी चीटिंग। चीटिंग तो करते ही हैं, वो सबने एग्जाम में करी ही होगी ना, कुछ ना कुछ कोई फिक्स लेके जाता है, कुछ लिख के लेके जाते हैं, तो चीटिंग ही हमारी है, टेंडेंसी है, हम करते ही हैं। तो ये सब 4 डिफेक्ट्स हैं हमारी सेंसेस में, जिसकी वजह से हम कंप्लीट नॉलेज ले नहीं पाते। हमारी आईज जो है वो, ये देखिए यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि 400 से लेके 700 मिली माइक्रोन के बीच के जो विजन होता है, हम केवल वही देख पाते हैं। इससे नीचे का और इसके ऊपर का जो भी होगा वो हम हमारी आंखें देख ही नहीं सकती। तो क्या जो हमारी आंखें नहीं देख सकती वो है ही नहीं? क्या हम देख नहीं पाते? वो चीजें नहीं है, वो चीजें तो है, लेकिन कमी किस में है? हमारी आंखों में, हमारी विजन, क्योंकि हम उनको नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है आंखों की कि हम 400 से लेके 700 मिली माइक्रोन के बीच का ही केवल देख सकते हैं, इससे ज्यादा हम देख ही नहीं सकते। जैसे कि हम वायरस, बैक्टीरिया है, इनको हम नहीं देख पाते, तो क्या वो नहीं है? और अगर हम कहते नहीं है तो फिर भाई 2-2.5 साल से जो कोरोना का खेल चल रहा है वो फिर क्या है ना? तो ये सब चीजें हैं कि अगर बड़ा भी होगा, छोटा ही नहीं, अगर इससे बड़ा भी होगा तो भी हम नहीं देख पाएंगे, अगर हमारे सामने भी आ जाए तो भी हम नहीं देख पाएंगे। तो ये सब चीजें हैं। अगर यहाँ तक कि हम अपनी पलकें भी नहीं देख सकते, कोई देख सकता है अपनी पलकें? पलकें नहीं देख सकते, इतना सब कुछ नहीं देख सकते, और हम भगवान को देखने चले हैं कि भाई भगवान को दिखाओ हमें, तब मानेंगे हम भगवान को, है ना? तो कैसे दिखेंगे? यहाँ पे जो चीजें हैं भगवान ने यहाँ पे भौतिक जगत में जो भेजी है, उनको तो देख लें पहले पूरा, उनको नहीं देख सकते। तो हम आत्मा को भी कई बार कहते हैं ना, आत्मा को किसने देखा, किसको क्यों मानेंगे आत्मा होती है? आत्मा का साइज पता है किसी को कितना होता है? आत्मा का हम एक पॉइंट भी अगर देखते हैं ना, छोटा सा पॉइंट, तो उसको ना साइंस कहता है कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता पॉइंट का, इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती, लेकिन उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो उसकी हम लंबाई चौड़ाई भी बता सकते हैं पॉइंट की। उसी तरीके से आत्मा का साइज तो उससे भी कितना छोटा है, हमारा बाल, बाल का जो पॉइंट आगे का पॉइंट होता है, टिप जिसको बोलते हैं, उसका 10,000वां पार्ट, उसके अगर 10,000 पार्ट कर दें हम, वो होता है एक आत्मा का साइज। तो कैसे देख सकते हैं फिर हम उसको, आत्मा को? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, अगर हम नहीं देख सकते तो वो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। तो ये हमारी लिमिटेशंस है, हमारी सेंसेस की, ये आंखों की लिमिटेशन। अभी कानों की बात करते हैं, तो कान भी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच का ही केवल सुन पाते हैं, इससे ऊपर का और इसके नीचे का कान नहीं सुन पाते। अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, जो एक विसल आती है, अल्ट्रासोनिक विसल, जब उसको बजाते हैं तो क्या होता है कि जैसे ये चूहे होते हैं, चमगादड़ होते हैं, इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं वो उसको सुन नहीं पाते, मतलब सुनते हैं उसको सहन नहीं कर पाते और वहां से चले जाते हैं। लेकिन अगर वो विसल बजाएंगे तो हमें तो सुनेगा ही नहीं वो कि कुछ बजा रहे हैं क्या। अगर वो विसल को हम बजाएंगे तो हमें नहीं सुनाई देगा, लेकिन उन एनिमल्स को सुनाई देगा और वो वहां से चले जाएंगे। तो आजकल ये विसल्स आती हैं इन जानवरों को भगाने के लिए, तो वो विसल हम बजा रहे हैं लेकिन हम नहीं सुन पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बज नहीं रही। काफी ऐसे इंफ्रासाउंड है, ये साउंड हम नहीं सुन पाते, तो इसके नीचे का और इसके ऊपर का हम, हमारे कान नहीं सुन सकते, लेकिन वो चीजें होती हैं, वो वेज होती हैं। तो ये लिमिटेशंस किसकी होगी? हमारी सेंसेस की। ये दोष किसका है? भगवान का नहीं है, प्रकृति का नहीं है, प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन दोष हमारे सेंसेस का है, हम उनको देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर डिफेक्ट है, हमारे अंदर लिमिटेशंस है। तो अब ये व्यक्ति है जो सोच रहा है कि अगर ये बहुत कहते हैं ना, कुछ होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होशियार, शाणे जिसको बोलते हैं, कि क्या हुआ, तो लिमिटेशंस है तो क्या हुआ, हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हम ऐसे गैजेट्स बनाएंगे कि इन सबको दूर कर देंगे। जैसे कि मेरी आंखें खराब हो गई, मैं देख नहीं पाती, तो मैंने क्या किया, मैंने एक चश्मा बनवा लिया और अब मैंने लगा लिया, मैं सब कुछ क्लियर देख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने होशियारी की ना, कि क्या है मेरी सेंसेस, अगर मेरी आंखें खराब होगी तो मैं चश्मा लगा के देख सकती हूँ ना। तो उसी तरीके से ये सोच रहा है कि क्या हुआ, लिमिटेशन है, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स से हम सारा का सारा नॉलेज ले सकते हैं, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इंस्ट्रूमेंट से हम ये कमियां पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
बताइए जल्दी, किस किस को क्या लगता है? निधि माता जी आप बताइए, क्या लगता है आपको? क्या हम आपको देख सकते हैं? कोई इंस्ट्रूमेंट है ऐसा आपको देखने के लिए? हरे कृष्णा। एनीवन और कोई? अंकिता माता जी। माता जी यस, करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हमारी सेंसेस में लिमिटेशंस हैं, तो क्या हम कोई इंस्ट्रूमेंट्स बना के या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन लिमिटेशंस को दूर कर सकते हैं? वो सारा नॉलेज हम ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है। नहीं है पॉसिबल। नहीं है। सभी नहीं बोल रहे हैं या फिर कोई है हाँ वाला भी? जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना अभी मेरे चश्मे का, कि चश्मे लगा के मैंने देखना स्टार्ट कर दिया। रिद्धि सोनी माता जी ने भी लिखा है नहीं माता जी चैट में। ओके ठीक है, तो आप बोल सकते हैं उंगलियों को मत हिलाइए, 5 उंगलियों को हिलाना पड़ेगा। एक जीभ है उसको छोटी सी, उसी को हिलाना पड़ेगा, तो आप उसको हिलाइए। तो बोलने वाला को भी मजा आएगा, सुनने वाला को भी मजा आएगा। एक और उनका हिलने से इतना काम हो जाएगा। चलो तो देखते हैं फिर क्या सही है क्या गलत है। ये एक साइंटिस्ट है, ये है नोबेल प्राइज इनको मिला है, ये फिजिसिस्ट है। को मुश्किल लगता है थोड़ा, तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि हमने इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, ठीक है, हमारी जो आई है वो स्टार्स को नहीं देख सकती, ठीक है, तो हमने एक ऐसा कैमरा बनाया जिससे स्टार्स की इन्होंने फोटोग्राफ्स ले लिए, ठीक है। तो अब फोटोग्राफ्स तो वो कैमरा ने लिया, लेकिन उन फोटोग्राफ्स को देखेगा कौन? किससे देखेंगे फोटोग्राफ्स को? आंखों से। आंखों से। और आंखों में क्या है हमारी? लिमिटेशन। आंखों में तो लिमिटेशन है, तो फोटोग्राफ तो मशीन ने ले लिया, लेकिन देखना तो फिर भी आंखों से ही पड़ेगा। उस कैमरा को होल्ड कैसे करेंगे, उसको अंतरिक्ष में कैसे भेजेंगे? वो हमारे हाथ से ही पकड़ना पड़ेगा उसको, या फिर हमें जाना पड़ेगा, तो वो भी लिमिटेशंस आ गई, है ना। तो अगर हमने इंस्ट्रूमेंट बना भी दिए, लेकिन फिर भी उन इंस्ट्रूमेंट से जो भी आउटपुट आएगा उसको अगर हमें देखना है, वो हमारी सेंसेस से ही देखना पड़ेगा, उसके अलावा हम कहीं से नहीं देख सकते। तो फिर कैसे उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे उसको हटा, मतलब पूरा जो लिमिटेशन है उसको हटा सकते हैं, कि एट द एंड जो भी रिजल्ट आएगा उसको तो हम देखेंगे हमारे सेंसेस से। तो ये इन्होंने फिर साबित किया कि चाहे कुछ भी कर ले हम, लेकिन लास्ट में तो हमें हमारी सेंसेस पे आना पड़ेगा, जो कि हमारी लिमिटेड है, लिमिटेशंस के साथ है। अब सेकंड पे हम आते हैं भ्रम पे, इल्यूजन पे। अभी सब आराम से बैठिएगा, सब सतर्क होकर बैठिएगा, भ्रमित होने वाले हैं आप, ध्यान से संभल के रहिएगा। ओके, फास्ट आपको आंसर करना है। गरम गरम गुलाब जामुन अगर आपको मिले, किसको पसंद है गुलाब जामुन? किसको पसंद है भाई? सबको, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा, खाना या बनाना? दोनों पसंद है। खाना पसंद है या बनाना पसंद है सबको? खाना ज्यादा पसंद करते हैं हम लोग। तो बनाना भी पसंद है या नहीं है? नहीं है शायद। बहुत। ओके, थोड़ा बहुत ही है। खाना सबको पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो गरम गरम आपने गुलाब जामुन खा लिया और उसके बाद में आपको किसी ने दिया ऑरेंज खाइए, तो क्या होगा, कैसा लगेगा ऑरेंज? खट्टा। खट्टा लगेगा। ओके, और कोई? खाया नहीं किसी ने ऑरेंज? माता जी खा के देखना पड़ेगा। ओके, खा के देखना पड़ेगा। नहीं, काफी बार ऐसा तो ना, कुछ मीठा खा के जब हम खट्टा खाते हैं तो वो क्या टेस्ट आता है उसका? अजीब सा कड़वा सा टेस्ट आता है, अच्छा नहीं लगता इतना। और वही अगर हम ऑरेंज पहले नींबू खा के फिर ऑरेंज खाए तो कैसा लगेगा? खट्टा। खट्टा? किसने बोला खट्टा?
मैंने अच्छा लगेगा माता जी, लाइक थोड़ा थोड़ा स्वीट लगेगा क्योंकि नींबू ऑलरेडी बहुत खट्टा है। क्योंकि पहले हम नींबू खा रहे हैं, पहले खट्टा खा रहे हैं, फिर खट्टे से कम थोड़ा खाएंगे तो वो हमें मीठा लगेगा। जिस तरह से हमने मीठा खाया पहले फिर खट्टा खाया तो वो उसका और खट्टा मतलब खराब सा लगेगा। तो ऑरेंज तो वही है और हम भी वही है, हमारी जीभ भी वही है, तो ये अलग अलग टेस्ट क्यों, अलग अलग टेस्ट क्यों आ रहे हैं जब हम ऑरेंज भी वही और हमारी जीभ भी वही, लेकिन यहाँ पे ये भ्रमित हो रहे हैं। पहले हमने कुछ खाया तो उसके बाद में उस चीज ने उसका टेस्ट चेंज कर दिया। अभी स्किन हमें कैसे भ्रमित करती है। एक आपने ग्लास लिया, एक उसमें पानी डाला है, सर्दियों में काफी बार ऐसा होता है, एक ग्लास में ठंडा पानी है, हमारे हाथ जो है वो एकदम से ठंडे हैं, एकदम से ठंडे पानी में अब हमें धो के आए हैं, और जैसे ही हमने उस ग्लास को पकड़ा तो वो कैसा लगेगा ग्लास? ग्लास हमको गर्म लगता है माता जी। ग्लास हमें गर्म लगेगा क्योंकि हमारे हाथ ठंडे हैं। और अगर हमारे हाथ गर्म है, रजाई में से हमने हाथ निकाले हैं गरम गरम, और फिर ठंडा पानी का ग्लास किसी ने हाथ में पकड़ा दिया तो कैसा लगेगा? हाथों पे आइस जम जाएगी ठंडा। माता जी। ठंडा लगेगा। तो ग्लास वही है, वही पानी है, और हमारे हाथ भी वही है, लेकिन कभी हमें गर्म लग रहे हैं, कभी हमें ठंडे लग रहे हैं। ऐसा क्यों? कहेंगे ये तो कहाँ उलझा दिया, आज तो माता जी ने क्या बोल रहे हैं ना। तो हाथ आपके ही है, ग्लास भी आपके पास है, और वही पानी है, ग्लास का पानी हमने चेंज नहीं करा, लेकिन कभी तो आप बोल रहे हो ठंडा है, कभी आप बोल रहे हो गर्म है। मम्मी डांटेगी क्या बार बार कभी ठंडा कभी गर्म कर रही है, पर एक ही तो पानी है ना। तो यानी कि हमारी स्किन भी हमें भ्रमित कर रही है, हमारा दोष नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी सेंसेस ही ऐसी है, क्या करेंगे। अब इसको देखिए क्या दिख रहा है। फास्ट फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसमें सबको रिप्लाई करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा किस किस को क्या क्या दिख रहा है। एक ओल्ड लेडी का फेस। ओल्ड लेडी दिख रही है, ओके। और किसी को? निधि, निधि माता जी। कहीं गर्ल बैठी है, ऊपर से पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते गिरे, आपको ओल्ड लेडी दिख रही है या फिर यंग लेडी दिख रही है? यंग है, ओल्ड तो नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, आपको यंग दिख रही है। और किसी को? राधिका माता जी आपको क्या दिख रहा है? बोलो। माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आपको क्या दिख रहा है भव्या माता जी, आपको क्या दिख रहा है? एक ओल्ड लेडी है, उसके व्हाइट ओल्ड बाल। लेडी दिख रही है आपको? व्हाइट बाल है। ओके, व्हाइट बाल है। ओके ठीक है। और कोई बताना चाहेंगे? यंग लेडी अभी तक एक ही जने को दिखी, और किसी को दिखी यंग लेडी? लड़का दिखा माता जी मेरे को लड़का दिख रहा है। लड़का दिखा, ओके। तो अब क्या माने, एक ही पिक्चर से किसी को ओल्ड लेडी दिख रही है, किसी को यंग लेडी दिख रही है, किसी को लड़का दिख रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि दो तीन तो है नहीं इसमें, कि लड़का भी है, लड़की भी है, ओल्ड लेडी भी है, ये तो है नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये व्हाइट जो स्कार्फ पहना है एक ओल्ड लेडी ने, और ये जो ब्लैक है ये उनके बाल हैं, और नीचे हम देखेंगे इन्होंने एक स्कार्फ डाला है ब्राउन कलर का, और वहां पे इनकी ये ठोड़ी है, इनकी लिप्स हैं, आंखें हैं, और इनका नोज है बड़ा सा। ये है ओल्ड लेडी, ये सबको दिखी। इसके बाद में अगर हम एक लड़के की बात करें, यंग लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, ये ब्लैक वाला उनके बाल है, और ये ऊपर से हम देखेंगे तो ये ठोड़ी है, ये कान है, और एक छोटा सा नाक भी है।
जो कि ओल्ड लेडी का नाक था, ये पूरा फेस उस यंग लेडी का बन रहा है। दिखा सबको? हाँ माता जी। ओके, तो एक ही पिक्चर से हम ऐसे इल्यूजन में चले जाते हैं, किसी को ओल्ड लेडी दिख रही है और किसी को यंग लेडी दिख रही है। चलो यहीं पे खत्म नहीं होता, ये आगे भी देखते हैं क्या होता है। अब क्या दिख रहा है? फास्ट आप रिप्लाई करेंगे तो मैं फास्ट आगे बढ़ पाऊंगी। एक व्हाइट ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल, और इसके बीच छोटे छोटे ट्रायंगल्स भी दिख रहे हैं। व्हाइट ट्रायंगल किस किस को दिख रहा है? हैंड रेज कीजिए। माता जी क्या? व्हाइट ट्रायंगल किस किस को दिख रहा है? व्हाइट ट्रायंगल हैंड रेज कीजिए जिसको व्हाइट ट्रायंगल दिख रहा है। ऑलमोस्ट सबको दिख रहा है व्हाइट ट्रायंगल। ओके, बट अफसोस यहाँ पे कोई व्हाइट ट्रायंगल है ही नहीं। यहाँ पे केवल 3 सर्किल्स हैं जिनको काट दिया गया है, थोड़ा पार्ट जिनका, और उनको ऐसे ऑरेंज किया गया है कि आपको एक व्हाइट ट्रायंगल दिख रहा है। आप देख सकते हैं बेस व्हाइट ही है, और इन 3 ब्लैक सर्किल्स को जो कटे हुए उनको ऐसे अरेंज किया कि आपको व्हाइट ट्रायंगल दिखने लगा, और यहाँ पे कोई व्हाइट ट्रायंगल था ही नहीं। तो हो गए ना आप भ्रमित? मैंने कहा था ध्यान से देखिएगा, भ्रमित होने वाले हैं। आगे अभी क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? ओल्ड लेडी और एक ओल्ड एक लेडी। ओल्ड मैन है और एक ओल्ड वुमन है। यस, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन, और इसके अलावा और एक वुमेन भी है और एक मैन भी है जो गिटार बजा रहा है। तो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन के साथ ही गिटार भी बजाते हुए दिख रहे हैं। और कुछ और कुछ सर पे कुछ लिया हुआ है, और एक कान में से भी एक लड़की आ रही है शायद। हाँ, उसके जो मैन है उसके ईयर में से एक लड़की बाहर आते हुए दिख रही है। अब देखिए, कान में से किसी की लड़की आ सकती है बाहर? कैसे दिख रही है आपको? तो और एक बॉटल भी दिख रही है। बॉटल भी दिख रही है। बॉटल है या फिर वो ईयरिंग है? माता जी आई के पास एक मैन बैठा हुआ है। मैन बैठा है। यस, वो गिटार बजा रहा है ना। तो आप लोग भ्रमित हो चुके हैं। और के पास भी बैठा हुआ है। आँख के इधर जो ऊपर से ऐसे पकड़ रहा है। तो एक ही पिक्चर में हमें इतने सारे दिख रहे हैं। ओल्ड लेडी भी दिख रहा है, ओल्ड मैन भी दिख रहा है, यंग भी दिख रहा है, लड़की कान में से निकलती हुई दिख रही है लड़की। ठीक है, तो हम सब भ्रमित हो चुके हैं। अभी बताइए ये क्या है? Is it moving or not? माता जी डॉट्स मूव कर रहे हैं माता जी। मूव कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या ये मूव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा? आपको ही बता रहा है। कर रहा है नहीं माता जी, मूव कर रहे हैं माता जी। लग रहा है। और बाकी सब को क्या दिख रहा है? मूविंग और नॉट मूविंग? मूविंग, नॉट मूविंग। बाकी किसी को मेरे को लग रहा है दिख ही नहीं रहा। शायद उनकी सेंसेस में ज्यादा डिफेक्ट है, उनको कुछ दिख भी नहीं रहा। नॉट मूविंग माता जी। तो सभी रिप्लाई करेंगे तो पता चलेगा। नॉट मूविंग वाले कौन है? हैंड रेज कर सकते हैं। नॉट मूविंग वाले और मूविंग वाले भी हैं। तो ये मूव नहीं कर रहा, ये केवल हमें दिख रहा है कि ये मूव कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा। ये अभी बताइए क्या लग रहा है? माता जी येलो पेपर पे फ्लावर बना हुआ है। फ्लावर तो है। फ्लावर घूम रहा है या नहीं घूम रहा? नहीं माता जी नहीं घूम रहा। नहीं घूम रहा माता जी। थोड़ा ध्यान से देखिए, सभी ध्यान से देखिए, जल्दी जल्दी। माता जी घूम रहा है, एक फ्लावर की तरफ नजर डाल के दूसरे में देख रहे हैं तो वो पहले वाला घूम रहा है। घूम रहा है। और किसको दिख रहा है घूमते हुए? यस माता जी घूम रहा है, ऐसे दिख रहा है हम लोग।
घूम रहा भव्य माता जी, घूम रहा है ना? नहीं घूम रहा? ओके, तो ये सबको घूम रहा हुआ दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में घूम नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फ्लावर वैसे के वैसे ही हैं एज इट इज, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें ही भ्रमित हो रही है, इसलिए हमें ये घूमते हुए दिख रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं। इसको देखिए, थोड़ा आगे पीछे होइए। घूम रहा है माता जी। घूम रहा है? नहीं घूम दोनों रहा। अपोजिट साइड घूम रहे? जी माता जी। अब हर में ऐसे होगा कि नहीं होगा। पहले बीच वाले पॉइंट को देखिए, फिर इसको देखिए, हो सकता है इस बार घूम रहा हो। माता जी ये ब्लैक पेपर पे एक रॉड है और वो घूम नहीं रहा। डॉट नहीं घूम रहा, सर्कल नहीं घूम रहा। सर्किल ऐसे ऐसे करो, आगे पीछे होके देखो इसको, घूम रहा है या नहीं घूम रहा। चलो घूम रहा हुआ दिख रहा है सबको? अगर जिनको नहीं दिख रहा उनका फिर डिफेक्ट है। फास्ट फास्ट रिप्लाई कीजिए, जल्दी जल्दी। माता जी घूम रहा है। घूम रहा है, अभी दिखा घूम रहा है, लेकिन ये नहीं घूम रहा, ये वैसा का वैसा ही है। केवल हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारी आंखें डिफेक्टिव है। अभी सबको टेस्ट कराना पड़ेगा आंखों का, और चश्मे लगाने पड़ेंगे। जिनके पास चश्मे है वो क्या करेंगे? वो 2 लगाएंगे। तो हमारे सेंसेस की टेंडेंसी होती है इल्यूज्ड होने की, हम इल्यूजन में चले जाते हैं। अगर हमारे आगे सामने कुछ ऐसी पिक्चर्स, कुछ ऐसे सीन्स आते हैं तो हम सही गलत का पता नहीं चला लगा पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें जो नहीं होता वो दिखाई देने लग जाता है, जो होता भी नहीं। अभी बात करते हैं हमारे सेंसेस की, जो हमें रिसर्चेस क्या बताते हैं। थोड़े टाइम पहले तक क्या होता कि जो ब्रेन है उसको क्या मानते थे? उसको मानते थे ब्लड ठंडा करने का ऑर्गन। रिसर्चेस में ये हुआ था। उसके बाद में पता चला कि जो ब्रेन का जो एक्चुअल काम है वो क्या है। थोड़े टाइम पहले तक यही मानते थे। तो हमारी रिसर्चेस के बारे में ये मैं बता रही हूँ कि ये क्यों बता रही हूँ कि रिसर्चेस जो होती हैं वो हमेशा सही नहीं होती, वो भी गलत होती हैं। हम साइंस रिसर्चेस को एकदम सही मानते हैं कि भाई साइंटिस्ट ने बता दिया, उन्होंने रिसर्च करके बताया तो ये तो सही है, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होती, वो भी गलत होती है। कुछ टाइम पहले तक उन्होंने बताया कि जो ब्रेन है वो ब्लड को ठंडा करता है, उसका काम यही है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने खुद नहीं बता दिया कि नहीं वो रिसर्च गलत थी, ब्रेन का काम ये वो नहीं है, ब्रेन का काम ये है। थोड़े टाइम पहले तक जो पिट्यूटरी ग्लैंड, सबने पढ़ा होगा पीयूष ग्रंथि के बारे में, है ना? तो थोड़े टाइम पहले तक रिसर्चेस हमारी कहती थी कि यूजलेस ऑर्गन है, अगर इसको हम निकाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी क्या कहती है वो कि ये तो मास्टर ग्लैंड है और इसके बिना ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो साइंस रिसर्चेस ऐसे चेंज होती रहती है। तो हम इस पे विश्वास कैसे करें? हो सकता है जो अभी बता रहे हैं वो भी थोड़े टाइम बाद बता देंगे गलत है। जैसे कि ये है वैल्यू ऑफ हबल कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज ना हो कभी, और अभी इतने इसके वैल्यू चेंजेस हुए कि इसको क्या बोल रहे हैं? वैल्यू हेबल वेरिएबल। कांस्टेंट से इसका नाम बन गया वेरिएबल। तो ये साइंस रिसर्चेस, और ये है क्या मैं बता दूं आपको कि एक जिसको बोलते हैं प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बीच की जो दूरी होती है उसको निकालने के लिए इस कांस्टेंट को काम में लिया जाता है। तो क्या उनकी दूरी चेंज हो रही है? वो तो अपनी जगह पे ही रह रहे हैं ना, वो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी ये कांस्टेंट जो है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमारी रिसर्चेस में कमी है, हमारे अंदर ही डिफेक्ट है, इसमें डिफेक्ट नहीं है। तो हमने ये सब पढ़ा। अभी हम देखते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी कैसे होती है हमारी, कैसे हम चीट करते हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ये हम लेते हैं कि जो रिसर्चेस हुई, ये सबने पढ़ा होगा कि इंसान कैसे बना है, किससे आया है इंसान? बंदरों से, है ना? ये हम पढ़ते आए हैं बुक्स में। इसको कौन सी थ्योरी बोलते हैं? माता जी डार्विन थ्योरी बोलते हैं, और ये इसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, या फिर काफी चीजें हैं इसमें बताते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि बंदर से इंसान बने। तो क्या हुआ कि उनके बीच का एक लिंक नहीं मिल रहा था।
इंसानों और बंदरों के बीच में कोई ऐसा लिंक नहीं मिल रहा था जिससे वो प्रूव कर सके कि ये सच है। तो उन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, इसका एक ये लिया खोपड़ी का उन्होंने, और उसमें क्या हुआ, जबड़े जो है ना, इंसान की खोपड़ी ली और उसके जो जबड़े थे वो बंदर के लेके उनको घस के, जैसे हम घसते ना, वो रेजमल होता है उसके घस से, नेल घसते हैं, वैसा कुछ लेके उनको घस के शेप चेंज करके उसमें फिट कर दिया उस खोपड़ी में। और फिर बोला देखो हमें लिंक मिल गया, बंदर और इंसान के बीच का लिंक, जिसकी खोपड़ी इंसान की है लेकिन जिसका जबड़ा बंदर का है। और इस तरीके से उन्होंने सबको बताया। तो थोड़े टाइम तक तो वो चला, लेकिन बाद में पता चला कि वो झूठ था, उन्होंने बनाया था उसको। तो ये यहाँ पे फिर इसको बंद किया गया। ये चीटिंग, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चीट किया। तो हम कैसे मानेंगे कि साइंस जो है वो हमें सही बता रहा है? ये फ्रॉड हो गया। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बर्ड के मिल नहीं रही थे, तो उन्होंने क्या किया, लिंक बनाने के लिए ये उन्होंने फेक बना के और उसको बता दिया कि ये लिंक है। इस तरीके से हम थोड़ा सा चलते हैं आगे, ये सेम ही चीजें हैं। तो ओके, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण तक हम पहुंचे। प्रत्यक्ष प्रमाण से अब सबको ये क्लियर हो गया होगा कि हम सही नॉलेज नहीं ले सकते, कंप्लीट नॉलेज हम प्रत्यक्ष प्रमाण से, हमारी सेंसेस से एटलीस्ट हम नहीं ले सकते। सबको क्लियर है या किसी को लगता है कि ले सकते हैं? अभी भी नहीं ले सकते। तो हमारी सेंसेस किसी काम के नहीं है। इसके अंदर कितने डिफेक्ट्स हैं? 4 डिफेक्ट्स हैं, और चारों डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण किसको बोलते हैं? जिससे हम गैस करते हैं कि शायद ये होगा। मैथ्स तो हमारा पूरा अनुमान सही है। मान लीजिए x इज इक्वल टू 0, मान लीजिए a इज इक्वल टू 10, हमने माना। तो मैथ्स जैसी चीज भी केवल अनुमान पे चल रही है। तो अनुमान प्रमाण में क्या प्रॉब्लम है भाई? इसमें क्या है? इसको क्यों नहीं मान सकते? इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये आता है थ्योरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही हम फिर अनुमान लगाते हैं। जो हमने देखा वही हमने फिर उसी के हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि शायद ये हुआ होगा, शायद ये हुआ होगा, और इस तरीके से हम कुछ उसका रिजल्ट निकाल देते हैं। अब यहाँ पे जो डार्विन थ्योरी का आप बताया था अभी इन्होंने, माता जी ने, तो ये चार्ल्स डार्विन प्रभु अभी आ गए हैं यहाँ पे। इन्होंने क्या बताया था कि हम बंदर से आए हैं। तो पहले इन्होंने बताया कि शायद ये हुआ होगा कि बंदर थे और उन्होंने फिर ऐसे किया, फिर ऐसे करके फिर बंदर बन गए, फिर उससे इंसान बन गए। तो ये पूरा केवल गैस पे बेस्ड था, जो इनका पूरा थ्योरी था। अभी आगे बताते हैं आपको कैसे था। देखिए क्या क्या किया इन्होंने, डार्विन प्रभु ने। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इन्होंने, और उसके बाद में इन्होंने एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो था उसके बारे में इन्होंने बताया। क्या बताया कि मैं मतलब बिलीव करता हूं कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन निकालते हैं वो स्पेकुलेशन से बनता है। स्पेकुलेशन मतलब जो हम अनुमान लगाते हैं, जो हम गैस करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने कितने ही दिनों तक इसको सोचा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, सोचते फिर मैंने रिजल्ट निकाल दिया कि ये ऐसे हुआ है। तो इन्होंने खुद बताया अपने इंटरव्यू में कि जो इनकी सारी की सारी थ्योरीज है वो केवल स्पेकुलेशन पे डिपेंडेड है, मतलब केवल अनुमान पे इन्होंने गैस किया। इनके पास कुछ भी प्रूफ नहीं है कि कैसे हुआ। यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे। इन्होंने बताया कि बंदरों से इंसान आए, ठीक है। तो जो बंदर थे उस टाइम इंसान होने नहीं चाहिए थे। फिर जब बंदर थे केवल, तो उस टाइम केवल बंदर होने चाहिए, उस टाइम इंसान होने नहीं चाहिए। लेकिन जब हम ये देखते हैं फॉसिल्स, जो रॉक के फॉसिल्स हैं, इनकी जो स्टडी की गई, तब पता चला कि जब बंदर थे काफी टाइम पहले तक, उस टाइम भी इंसान थे, उनके फॉसिल्स मिले, ठीक है। और ठीक है, फिर चलो बंदर से इंसान बन गए। तो जब इंसान बन गए तो फिर बंदरों को गायब हो जाना चाहिए ना, सारे बंदरों को इंसान बन जाना चाहिए था। फिर अभी भी बंदर है, अभी भी इंसान भी है, बंदर भी है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? अगर बंदर से इंसान बने तो या तो उस टाइम इंसान ही होने चाहिए या फिर अब बंदर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे दिखते हैं कि ये सारी थ्योरीज जो है वो बकवास है, ये सारी गलत है। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ये कैसे बना। भव्य माता जी आप ध्यान से सुनिएगा इसको, कि ब्लू व्हेल कैसे बनी, ब्लू व्हेल कैसे आई। अब ये बताते क्या है, डार्विन प्रभु क्या बताते हैं कि जो बियर थे, जो ठंडे मतलब वहां पे एटमॉस्फेयर में रहते थे, तो वो क्या किया, उन्होंने कंटिन्यूस कई महीने तक पानी में तैरना स्टार्ट किया। और
पानी में वो मुंह खोल के तैरते थे, जैसे कि वेल तैरती है, मुंह खोल के तैरते 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 थोड़े दिन बाद वो वेल बन गए। अरे वाह, कैसे वेल बना ना। कोई बिलीव करेगा इन चीजों पे? ये हमारे साइंटिस्ट हैं और हम इनको पढ़ के रट रट के हम पास होते आ रहे हैं, हम अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं वो क्या सही में हो सकता है। ये सब हमने पढ़ा है, साइंस की बुक्स में हमने सब चीजें ये पढ़ी है। तो यहाँ पे डार्विन प्रभु का सारा गलत दिख रहा है। अच्छा, ये एक एग्जांपल हो रहा है, जिराफ की गर्दन लंबी कैसे हुई। तो इन्होंने बताया कि 2 टाइप के जिराफ थे, जिनकी एक की गर्दन छोटी थी और एक की गर्दन लंबी थी। 2 टाइप्स के थे। तो लंबी गर्दन वालों ने क्या किया, जो ऊंचे ऊंचे प्लांट्स थे उनकी पत्तियां खा के वो तो जीवित रह गए, लेकिन जो छोटे वाले थे बेचारों को, उनको कुछ खाने का ही नहीं मिला, तो वो मर गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लंबी गर्दन वाले जिराफ बचे और छोटी गर्दन वाले बच गए। तो भैया अब इनको कौन बताए कि नीचे घास भी तो थी, वो भी तो खा सकते थे। पानी पीने के लिए कहाँ जाएंगे, पानी पीने के लिए तो नीचे ही गर्दन करनी पड़ेगी उनको। तो फिर नीचे जब गर्दन कर रहे हैं बार बार, तो फिर लंबी कैसे होगी गर्दन, है ना। और केवल ऊपर ही पेड़ थे क्या, नीचे वाले पेड़ गायब हो गए थे क्या उस टाइम? तो नीचे वाले जो छोटे जानवर थे बेचारे, वो कैसे जीवित रह गए? फिर केवल एक इनके लिए ही अलाउ था कि ये नीचे वाले खा नहीं सकते, बैन था इनके लिए, जिराफ के लिए, है ना। तो ये डार्विन प्रभु का हमारा लॉजिक था और इसको हम पढ़ते आ रहे हैं और इसको हम मार्क्स लेते आ रहे हैं इनसे। चलिए आगे, डियर जो है बेचारे हिरन थे, उनको तो मर ही जाना चाहिए था, उनके लिए तो ऊपर तो वो जा ही नहीं सकते थे फिर खाने के लिए, कैसे बच गए वो अभी तक, डियर कैसे अभी तक हैं? ये तो समझ के बाहर की बात है ना। तो क्योंकि हमारी लिमिटेशंस हैं, हम जो हमको बताया गया हमने वो सीख लिया, हमने इससे आगे सोचने की कोशिश ही नहीं की क्या ये सही है क्या नहीं है। तो अब ये बेचारे प्रभु यहाँ पे सोच रहे हैं कि तो क्या प्रॉब्लम क्या है आखिर, ये जो सब चीजें हो रही हैं, ये जो रिसर्चेज हैं, ये सब कर रहे हैं, इनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं, ये जो गड़बड़ घोटाला जो हो रहा है, इसको हम कैसे निकले यहाँ से, क्या इसका सॉल्यूशन क्या है। ओके, ये हमारी साइंस की थोड़े कुछ और चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। वीडियो गेम सबने खेला है, सबने कोई सा ना कोई सा वीडियो गेम तो खेला है, ठीक है। तो जब ये वीडियो गेम बने तब उस टाइम किसी ने भी ये नहीं बताया कि इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। जिन भी साइंटिस्ट ने इसको बनाया किसी ने भी नहीं बताया कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होने वाले हैं। बस वीडियो गेम सबको दे दिया, अरे वाह इतना अच्छा एक गैजेट आया, उससे टाइम पास होता है। पूरे दिन भर बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे, और जब काफी टाइम निकला उसके बाद में वो क्या कहते हैं, उसके बाद में वो कहते हैं भाई वीडियो गेम खेलने से ये आपके साथ हो सकता है, आपकी नींद चली जा सकती है, आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आपकी हियरिंग डैमेज हो सकता है, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। बाद में बताते हैं, लेकिन पहले नहीं बताते। जब उन्होंने खोज की तब नहीं बताते, लेकिन बाद में इन्होंने ये बताया। ये सब भी कुछ थोड़े बहुत चीजें हैं जो हम थोड़ा स्किप कर देते हैं इसको। अच्छा, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है, ये बढ़िया। जब फ्लेग हुआ तो रिसर्च हुआ कि इतना फ्लेग क्यों बढ़ रहा है। जब महामारी हुई थी, आपने सुना होगा फ्लेग की, बहुत लोग मरे थे, तब रिसर्च हुआ कि फ्लेग क्यों हो रहा है। तो एक उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये फ्लेग जो है ना, ये बिल्लियों की वजह से फैल रहा है। तो वहां की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि मार दो, तो जब बिल्लियां मर जाएगी तो फ्लेग खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सारी बिल्लियों को मार दिया। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ कि फ्लेग और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग गया। क्यों, कोई बता सकता है? फिर माताजी चूहे कोई नहीं खा रहा था। हाँ, ये देखिए, क्योंकि फ्लेग किससे फैलता है, चूहों से, है ना। अब हमें पता है कि फ्लेग चूहों से फैलता है, उस टाइम उनको नहीं पता था, तो उनकी रिसर्च गलत निकले। उनकी रिसर्च थी बिल्लियों से फैलता है, और उन्होंने क्या किया, बिल्लियों को मार दिया। अब तो चूहे और ज्यादा बढ़ गए, अब तो चूहे खाने वाली बिल्लियां ही नहीं रही, तो और ज्यादा तेजी से फ्लेग बढ़ने लग गया। तो ये हमारे साइंटिस्ट है जो अपनी लिमिटेशन वाली सेंसेस से हमें लिमिटेशन वाले रिसर्च करके बताते हैं। यानी कि हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। हाफ नॉलेज से अगर हम कुछ काम करेंगे ना, वो डेंजरस ही होगा। जैसे कि फ्लेग वाले केस में हम देख सकते हैं, उनके पास हाफ नॉलेज थी और उन्होंने स्टेप उठाया और वो उनके लिए डेंजरस हो गया। अब आपके लिए एक क्विज है, आप भी ऐसा कुछ एक प्रॉब्लम बता सकते हैं कि जो नई रिसर्च हुई लेकिन हमें उसके बाद में काफी प्रॉब्लम्स, नई प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी। ऐसा कुछ एक आप बता सकते हैं।
चलिए फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी। कोई एक। माता जी हमारा कोरोना का वैक्सीन लग गया फिर भी हम इंडिया नहीं आ रहे। ये सही है। तो भव्या माता जी, अब इंडिया लाना ही पड़ेगा आपको, तो ये तो क्या करें, वैक्सीन लग गया फिर भी नहीं आ रहे इंडिया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो कैसे करेंगे सॉल्व। चलिए, और कोई ऐसी हमारे लिए रिसर्च कि जो हमारे फायदे के लिए हो लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम हो उससे। हरे कृष्ण माता जी, जैसा कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, लेकिन जो मेडिसिन हम लेते हैं तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी में। यस, तो वो हमारे फायदे के लिए है, लेकिन कुछ ना कुछ है उसका भी इफेक्ट। जी माता जी, तो काफी चीजें हम देख सकते हैं हमारे डे टू डे लाइफ से, जैसे कि हम एयर कंडीशनर, एसी का ही देख सकते हैं। एसी हमें गर्मी से बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हमारे ओजोन लेयर को, हमारे उसको खराब कर रहा है, और यहाँ तक कि हमें पसीना आने से रोक देता है, और पसीना जब हमें नहीं आता तो हमारे नई नई बीमारियां लगती है। तो ये होता अच्छे के लिए, लेकिन फिर इसके परिणाम हमें गलत भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि मोबाइल है, फिर स्क्रीन है, ये हमें काफी काम आ रहा है, लेकिन इससे भी साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इससे भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही है। तो ऐसी चीजें हैं जो करते तो हम सही के लिए है साइंस, लेकिन क्योंकि ये परफेक्ट और कंप्लीट नहीं होता, इसलिए ये हमें कुछ ना कुछ इसका फिर हमें गलत परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो हमने यहाँ पे दोनों ही देख लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकती, अनुमान प्रमाण से भी कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल सकती। तो कैसे मिलेगी कंप्लीट नॉलेज? देखिए वीडियो है, ये वीडियो मैं चाहूंगी कि मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी कि अगर हाफ नॉलेज हो तो कितना डेंजरस हो सकता है। ये क्यूट सा वीडियो है, मैं ग्रुप में डालूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो कंप्लीट नॉलेज कैसे मिलेगी? वेयर इज द मैनुअल दैट कैन एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ दिस कॉस्मिक मशीन? कॉस्मिक मशीन मतलब पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का मैनुअल कहाँ है? हमें कहाँ से मिलेगा सब चीजों को समझने की नॉलेज? केवल हमारी लाइफ को ही नहीं, पूरी सृष्टि को समझने की नॉलेज कहाँ से मिलेगी? की टू हैप्पीनेस कहाँ पे है? ये दो जने हैं, बात कर रहे हैं कि देखो भाई मेरे फ्रेंड, कैसे हमारे डिफेक्ट्स हमें सच से छिपा देते हैं, हमें अंधा बना देते हैं, हम सच को पहचान नहीं पाते। तो यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि भाई प्रत्यक्ष प्रमाण और ये अनुमान प्रमाण से तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो हमें डेंजर में डालेंगे, इससे हम कंप्लीट ट्रुथ नहीं ले सकते। तो कहाँ से आएगा कंप्लीट ट्रुथ? अगला है शब्द प्रमाण, यहां से हमें मिलेगा कंप्लीट नॉलेज, हियरिंग फ्रॉम ए बोनाफाइड अथॉरिटी। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं 4.2 में, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विभुम, जो कि हमें परंपरा से मिला हो और राज ऋषियों ने हमें बताया हो, वो ज्ञान हमारे लिए प्रमाणिक है, उसको बोलेंगे हम शब्द प्रमाण। अब परंपरा मीन्स क्या हुआ? अभी देखिए, ये जो छोटा बच्चा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। ये छोटा बच्चा है, अगर ये सोचे कि भाई मेरा फादर कौन है, इसको कैसे पता चलेगा इसका फादर कौन है? मम्मी बताएगी। मम्मी बताएगी, यस। तो पिता के बारे में जानने का सबसे सिंपल तरीका है मम्मी बताएगी। और अगर हम कहेंगे हम तो मम्मी की नहीं मानते, भाई मम्मी पता नहीं सच बताए झूठ बताए, फिर क्या रास्ता है? फिर क्या रास्ता है? मेडिकल माता जी, मेडिकल करा के टेस्ट करवा सकते। ओके, तो ये देखिए इन्होंने चेक करवाया कि इनके फादर कौन है। तो मेडिकल टेस्ट अगर हम करवाएं जेनेटिक फिंगरप्रिंट से, तो अगर 200 व्यक्तियों के हमें टेस्ट करवाने हो तो उसमें 800 साल लगेंगे कि कौन किसके पिता है। ओके, तो क्या हर बच्चा सोचे कि नहीं मैं मेरी माँ का नहीं मानूंगा और मैं खुद ही टेस्ट करवाऊंगा? तो फिर क्या होगा? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमारी माँ की बातें सुननी चाहिए। माँ ही बताती है ना, छोटा सा बच्चा होता तो बताती है बेटा ये तेरे पापा है, बोलो पापा पापा, ये तेरे चाचा है, बोलो चाचा। तो वो चाचा पापा बोलना सीखता है और उसको पता चल जाता है कि ये मेरे पापा हैं और ये मेरे चाचा है, ये मेरी मम्मी है। तो सब कौन बताते हैं? उसकी आइडेंटिफाई कौन करता है? माँ करती है। ओके, तो अगर हम देखें तो वेद क्या है? वेद हमारी माँ है, और गॉड जो भगवान है वो क्या है? सुप्रीम फादर, वो हमारे पिता है। तो वेद हमें बताएगी कि हमारे पिता कौन है। और अगर हम बोल दें कि हम तो माँ की नहीं मानेंगे, वेदों की नहीं मानेंगे, हम तो
रिसर्च करके मानेंगे, हम तो टेस्ट कराएंगे। तो क्या आप कर सकते हैं इसके बारे में टेस्ट? आपकी लाइफ पूरी निकल जाएगी। एक इंसान को अपनी जो उनका मेटीरियल फादर है उसको जानने में इतना टाइम लग जाता है, तो हमारे तो सुप्रीम फादर है, उनको जानने में हमें कितने कितने जन्म लग जाएंगे। तो बेटर क्या होगा कि हम किसकी माने? माँ की माने। और माँ कौन है? वेद। वेद हमारे माँ है। तो इसको कहते हैं जीओडी नॉलेज। ये जनरल नॉलेज नहीं है, ये कौन सा नॉलेज है? ये गॉड नॉलेज है, ना कि जनरल नॉलेज। मंत्रा पावर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं कर जाएंगे। वीडियो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मंत्रा के बारे में आपने सुना होगा, मंत्रा पावर कि पहले एक देखा होगा, पहले के पुराने शोज होते थे, ग्लास रखते थे, फिर वो तेज गाती थी, चीखती थी, गाती थी, पता नहीं, लेकिन वो ग्लास टूट जाता था थोड़ी देर में, वो ग्लास ब्रेक हो जाता था। तो और हम यहाँ भी देखते हैं कि हमारे पुराणों में देखते हैं ब्रह्मास्त्र, महाभारत में ब्रह्मास्त्र, वो कैसे चलते थे? वो मंत्रों से चलते थे और इतने पावरफुल होते थे। अभी हमने न्यूक्लियर ये वेपन्स बना लिए, लेकिन इन पे हम पूरा कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हम एक वेपन कहीं चला रहे हैं तो उसके आसपास भी सबको मतलब इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा था, इतना कंट्रोल्ड पावर थी कि जिसके नाम के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है वो केवल उसी को नुकसान पहुंचाएगा, वो दूसरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो कहीं भी चला जाए। तो इस तरह से मंत्रों की शक्ति पहले होती थी, लेकिन आजकल जो साइंस है वो इतनी शक्ति मतलब उसमें नहीं है जो पहले मंत्रों में होती थी। अब अगर आपको कहीं पढ़ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? अब ज्ञान लेने की बात आ रही है, तो ज्ञान कहाँ से लेते हैं? ज्ञान लेने के लिए हम कॉलेज जाते हैं, ऑथराइज्ड कॉलेज, वैसे नहीं कि किसी ने खोल दिया और वहां पे चले गए। ऑथराइज्ड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होने चाहिए, और फिर जिसको बोलेंगे परंपरा से आना। ऑथराइज्ड मतलब सरकार द्वारा लाइसेंस है उनके पास, रजिस्टर्ड, मतलब वो परंपरा से है। या फिर हम यहाँ पे आगे बात करेंगे, जैसे ये तो मटेरियल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमें अगर वेदों का शास्त्र लेना है तो वो परंपरा से आने चाहिए। तो वहां पे कौन पढ़ाते हैं हमें कॉलेज में? प्रोफेसर्स। ओके, तो यहाँ पे कौन पढ़ाएंगे हमें? यहाँ पे पढ़ाएंगे हमारे गुरु, वेदों को पढ़ाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमें पढ़ाएंगे हमारे गुरु। तो जिस तरह से कॉलेज जो है वो ऑथराइज्ड होने चाहिए, उसी तरीके से जो गुरु है वो ऑथराइज्ड एक संप्रदाय से आने चाहिए, गुरु परंपरा से आने चाहिए। ऐसे हर किसी से हम नहीं सीख सकते। इसको आगे हम और ज्यादा क्लियर करेंगे अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा तो प्रोफेसर्स हमारे कौन होंगे? गुरु। और हमारी ऑथराइज्ड बुक हम पढ़ते हैं जो हमारी सिलेबस में होती है, ऐसे इधर से कोई नहीं पढ़ सकते, जो सिलेबस की बुक्स है वही पढ़ेंगे। तो हमारी बुक्स कौन सी है यहाँ पे? वैदिक बुक, जैसे कि भगवत गीता, भागवतम, ये सब हम पढ़ेंगे। ये हमारी पूरी लर्निंग होगी। अब ये एक वीडियो है विमान शास्त्र का, कि पहले वेदों में पूरा विमान शास्त्र के बारे में डिटेल बताई गई है। जैसे कि आजकल हम विमान बनाते हैं ना, वो जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, उड़न तश्तरी टाइप का, जो अपने आप से उड़ता है, ऊपर जाता है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया था वेदास में। मैं इसको वीडियो को प्ले नहीं करूंगी, मैं ग्रुप में डालूंगी, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की और जो वेदों में दिया गया था उसको फॉलो करके उन्होंने उस यान को बनाया। और लास्ट में वो क्या देखते हैं कि वो यान वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है। इसका मतलब वेदों में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट है। ये वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है भागवतम में काफी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भविष्यवाणी हुई थी। अगर वेदों को माने कि वो सही है या गलत है, सही है या नहीं है, क्यों माने हम, तो यहाँ पे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। जो श्रीमद् भागवतम है उसके फर्स्ट 1.3.24 में, इसको हम कह सकते हैं ऐसे। तो इसमें क्या है कि गौतम बुद्धा के बारे में बताया गया था। भागवतम कब लिखी गई थी? 5000 साल पहले। गौतम बुद्धा कब आए? उसके बाद में। तो गौतम बुद्धा के बारे में बताया गया था सब डिटेल में, लेकिन और बाद में गौतम बुद्धा आए। इसी तरीके से उन्होंने चाणक्य के बारे में बताया था श्रीमद् भागवतम में, और फिर चाणक्य आए। यानी कि ये सब पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी, जब ये आए नहीं थे
और बाद में वो आए, तो इसका मतलब वो एकदम एक्यूरेट हुई, उन्होंने नाम तक बताया था। मतलब अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में सबका नाम, वो सबका जगह, वो क्या क्या करेंगे, वो क्या मतलब कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या उनके लाइफ में होगा, सब कुछ डिटेल दिया गया है। एम्परर अशोक, जो अशोक थे, उनके बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। और हम देखें जीसस क्राइस्ट, इसके बारे में भी भविष्य पुराण में सारा बताया गया है। तो पहले से सब भविष्यवाणी की गई थी, और वो जब बाद में हुई तो वो सब सच हुई। प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भविष्य पुराण में बताया गया है, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमारे महाभारत में दिया गया है। और ये सब चीजें भविष्यवाणी हमें अब देखते हैं कि सच हो रही है। यानी कि वेद है वो ऐसे वैसे कुछ नहीं है, वो एकदम प्रमाणिक है और वो एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है, उस पर हम डाउट नहीं कर सकते। एक सेकेंड यहाँ पे, तो इंडियंस के पास वेदास हमेशा से हैं। हम देखते हैं ना, वेद कहाँ है, इंडिया में ही है। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि इंडियंस ही वेदों को फॉलो नहीं कर रहे, उनके बारे में डाउट्स करते हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब पहले का टाइम था, जब वेद को सब मानते थे, उसके बाद में हमारे देश में काफी ऐसे जने आए, जैसे कि मुगल्स आए, या फिर हम ब्रिटिशर्स को भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इंडियंस को डाइवर्ट कर दिया इस एजुकेशन से, उनको दूसरी एजुकेशन में लगा दिया। उनको बोला कि वेद किसी काम के नहीं, आप मत पढ़िए, आप दूसरी जो उन्होंने एजुकेशन लाके दी बाहर से, उसको पढ़िए। तो इस तरीके से जो इंडियंस का फेट था वेद में, वो चला गया धीरे धीरे। और आज के टाइम हम देखते हैं कि हम में से कोई भी वेद के बारे में बात नहीं करता, ना ही उनके बारे में सुनना पसंद करते हैं कि वेद क्या, ये तो जाहिल गंवार वाली बात है, क्या है उनमें, कुछ नहीं है। लेकिन अब आज हमने देखा कि वेद जो है, ये हमारी जो आजकल की मॉडर्न साइंस है, वो वहीं से निकल रही है। जो आज वो प्रूव कर रहे हैं, वो पहले से उसमें दिया हुआ है। तो हमें इस पे डाउट करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे भी एक वीडियो है, ओके। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, मैं ये चीज थोड़ा सा समझने की है, अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। हम मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ्स में अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि i इज इक्वल टू ये है, फिर हम उसको पूरी क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, लास्ट में हम उसको प्रूव कर देते हैं कि ये ऐसे प्रूव हो गया। लेकिन प्रूव होने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है कि ये है, हमें अज्यूम करना पड़ता है। जैसे कि ये है हेंसेनबर्ग तो प्रिंसिपल, इसमें इन्होंने ये हमें एक समीकरण दे दिया, इसको हमें मानना पड़ेगा कि ये है। फिर जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये देखिए हमने प्रूव किया कि ये सही है ना। लेकिन स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, पहले मानना पड़ता है। उसी तरीके से जैसे हम साइंस को समझने के लिए हम इसको मानते हैं और फिर हम इसको प्रूव करते हैं, उसी तरीके से हम जब स्पिरिचुअलिटी में जो वेदास हैं, वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको अपनाएंगे। अगर हम पहले कहेंगे कि भी प्रूव करके दिखाओ, हम नहीं मानते, तो उसको मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर हम पहले उनको मान ले कि हाँ सही है, तो फिर हम लाइफ में उसको प्रूव कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम साइंस में करते हैं कि पहले हम मानते हैं, फिर जैसे जैसे हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो प्रूव हो जाता है। उसी तरीके से इस वेदास के भी जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उसको मान लिया और फिर धीरे धीरे लाइफ में हम पता चलेगा कि ये एकदम सही है, क्योंकि बिना अपनाए बिना हम उनको सही या गलत नहीं बता सकते। इंस्टीट्यूशन ऑफ वैदिक नॉलेज, कौन से इंस्टीट्यूशन, जब जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमें कोई ज्ञान लेना है तो हमें कॉलेज में जाना पड़ेगा, ऑथराइज्ड कॉलेज में। तो हमारे 4 संप्रदाय हैं जो कि वैदिक नॉलेज में आते हैं। 4 तरह के संप्रदाय हैं जो कि भगवान कृष्ण से, स्वयं भगवान से आते हैं। भगवान ने अपना ज्ञान 4 कॉलेज बनाए हैं, ऐसे देख सकते हैं हम, 4 संप्रदाय जिसको बोलते हैं। पहला श्री संप्रदाय, जहाँ पे महालक्ष्मी देवी जो है वो इनके प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर है इन संप्रदाय के। फिर ब्रह्म संप्रदाय आता है, जहाँ पे ब्रह्मा जी हैं। रुद्र संप्रदाय में शिव जी हैं, और कुमार संप्रदाय में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत कुमार, वो इनके प्रोफेसर हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि प्रोफेसर मतलब ये संप्रदाय है, प्रोफेसर हम आगे जो इन्होंने जो गुरु मतलब इन्होंने जिसको शिष्य बनाया, वो इनके प्रोफेसर जो आगे उनको फिर शिष्य बनाते हैं। तो यहाँ से तो स्टार्टिंग है, हम इनको कॉलेज मान सकते हैं। यहाँ से श्री संप्रदाय से जो आए, 1 सेकेंड, रामानुजाचार्य जी, तो ये हो गए इस कॉलेज के प्रोफेसर। फिर नेक्स्ट ब्रह्म संप्रदाय से कौन आए, ब्रह्म संप्रदाय से आए मध्वाचार्य जी।
तो ये यहाँ के प्रोफेसर हैं। इसी तरीके से रुद्र संप्रदाय से वैष्णव स्वामी और कुमार संप्रदाय से निम्बार्क स्वामी, तो ये इनके प्रोफेसर्स हैं। अब हमें इनसे ही ऑथराइज है, इन्हीं से हमें वैदिक ज्ञान लेना है। वैदिक ज्ञान कहाँ से स्टार्ट हुआ? अब ये हम देखते हैं, यहाँ पे छोटा सा वीडियो है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने पहले से ये ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी से फिर ये पूरी एक चेन आती है, अभी हम देखेंगे। तो 5000 सेल, एक सेकेंड, ओके, तो यहां हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण से ये नॉलेज आ रहा है पहले ब्रह्मा जी के अंदर। ब्रह्मा जी ने इसको दिया नारद जी को, नारद जी ने किसको दिया? व्यास देव जी को। थोड़ा फास्ट चला गया ये। तो इस तरीके से हम देखते हैं, मैं रिपीट करूं या फिर चलने दूं इसको? ये इस तरीके से देखते हैं, आगे से आगे जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को ये ज्ञान दे रहे हैं, और ये एक तरीके से परंपरा चलती आ रही है। यहाँ हम देखते हैं कि सारे गुरु इसी परंपरा में आ रहे हैं, और इस परंपरा में फिर हम लास्ट में देखते हैं ये आते हैं श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये हैं। और इनके बाद में ये गुरु थे प्रभुपाद जी के, और इनके बाद में आए श्रील प्रभुपाद जी। और आज हम देखते हैं कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ये ही उसी परंपरा से जो भगवान कृष्ण से स्टार्ट हुई थी, और वही ज्ञान, उसी ज्ञान को एज इट इज आज हमें दे रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से इस ज्ञान को लेते हैं तो वो ऑथोराइज्ड भी होगा, और हमें ऑथोराइज्ड प्रोफेसर से भी मिल रहा है और ऑथोराइज्ड कॉलेज से भी मिल रहा है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? स्वयं भगवान कृष्ण से। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5000 साल पहले व्यास देव जी ने क्या लिखा था? वेद लिखे थे सारे। क्यों लिखे थे? क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक जने ने सुनाया और शिष्य ने सुना और उनको लर्न कर लिया, उनको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन उनको पता था कि कलयुग में जो लोग होंगे वो क्या होंगे? मंद बुद्धि होंगे, मंद सुमंद मतयो, हमारी बुद्धि क्या होगी? मंद होगी, हम सुनने से याद नहीं कर पाएंगे, रटने से भी याद नहीं होता हमें। तो उन्होंने क्या किया? हमारे लिए पूरे के पूरे नॉलेज को लिख दिया रिटर्न में। वेद भागवतम इन्होंने लिखा, भगवत जो महाभारत है वहां से भगवत गीता निकली है हमारी। तो ये सब वेद और पुराण व्यास देव जी ने कृपा करके हम पे, जो कि साहित्यिक अवतार है भगवान, स्वयं भगवान के, उन्होंने हम पे कृपा करके हमारे लिए ये सब वेद और शास्त्र हमें प्रदान किए, हमें दिए हैं, ताकि हम उनको बार बार पढ़ के बार बार उनका लाभ उठा सकें, क्योंकि एक बार में हमें याद होने वाला है नहीं। ये हम देखते हैं वैदिक नॉलेज है, 2 प्रकार के होते हैं, श्रुति और स्मृति। ये इतना सारा जो आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा लिस्ट कैसे है, इतने सारे वेद और शास्त्र हैं हमारे, केवल एक ही नहीं है कि भगवत गीता ही नहीं है, केवल भागवतम ही नहीं है, ये सब हमें दिए गए हैं जिनके बारे में हम शायद नहीं जानते। आजकल ये इन्फॉर्मेशन कोई जानना जरूरी भी नहीं समझता, कोई देना भी जरूरी नहीं समझता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस होता है? श्रुति होता है भगवान के बोले हुए शब्द जो भगवान स्वयं बोलते हैं, और उन्हीं को वेदों के रूप में फिर लिख दिया गया, तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो एज इट इज ही रहेंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। लेकिन स्मृति जो होती है, स्मृति होती है उसको जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान जैसे व्यास देव जी, उन्होंने अपने हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा चेंज करके, एग्जाम्पल मतलब जो स्टोरीज होती है जो इतिहास में हो चुकी है, उन कहानियों से, फिलोसफी वही होती है, उसी को वो थोड़ा सा चेंज करके हमें समझाते हैं, ताकि एग्जाम्पल से हमें समझाते हैं। तो स्मृति होती है उनकी वो स्टोरीज जो कि इतिहास में हो चुकी है, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, ये सब चीजें आती है स्मृति पुराण में। और श्रुति पुराण जैसे कि भगवान ने स्वयं जिसको बोला, जैसे भगवत गीता भगवान ने बोली है, वो एज इट इज रहेगी, आज भी वैसी है, 5000 साल पहले भी वही थी और 5000 साल बाद भी वही रहेगी, उसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इन चीजों के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने हमें ये सब चीजें जो भगवत गीता
और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत, हमारे इस्कॉन में 3 ग्रंथ जो है वो बहुत मुख्य हैं। इनकी हम अध्ययन किया जाता है और इन्होंने टीका लिखी है ताकि हम इनको आसानी से समझ सके। जो भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, जिसको समझ पाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने टीका लिख के उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमें दिया ताकि हम उसको आसानी से समझ सकते हैं और उसको पढ़ के लाभ उठा सकते हैं। अरे ये स्टोरी आ गई वापस, अभी इसको हम कंप्लीट करने का टाइम आ गया कि कैसे इनको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। एनी आइडिया आप कोई बताएंगे? पूरा सेशन हमारा हो गया, लास्ट में हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो किसी को कोई आइडिया है कि इनको कैसे कंप्लीट या फिर प्योर नॉलेज मिलेगा कि हाथी होता कैसा है? 6 ब्लाइंड मैन लोगों को 1 वाइज मैन भी था ना, उनके पास जाना पड़ेगा। ओके, यस, सनिता माता जी ने काफी दिमाग लगाया और सही बताया, क्योंकि ये अंधे हैं, ये देख नहीं सकते हमारी तरह। हम अंधे नहीं है, लेकिन हमारी सेंसेस में डिफेक्ट है, तो हम एक तरह के अंधे ही हो गए, तो हम देख के किसी चीज को सही नहीं बता सकते। अगर गैस भी करेंगे, जैसे इन्होंने गैस किया, तो गैस करेंगे तो वो भी गलत ही होगा। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें किसी के पास जाना चाहिए जिसके पास आंखें हो, जो वाइज हो, जैसे कि शब्द प्रमाण जो कि है वेद। तो अगर हम वेदों के पास जाके हम चीजों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे तो वहां से आएगी कंप्लीट नॉलेज। जैसे कि ये आ गया वाइज मैन, और इसने देखा कि हाथी कैसा है और इसने बताया सबको कि अरे अरे तुमने तो केवल पूंछ पकड़ी है, हाथी ऐसा है। उसको बताया कि हाथी ऐसा है। तो जब उन्होंने सुना इससे, तब उनको समझ में आ गया कि अरे हाँ भाई, हाथी कैसा होता है ना। सुन के समझ में आया, जब प्रमाणिक शोध से, क्योंकि इसने देखा है, इसकी आंखें हैं, इसने देखा है हाथी को, तो ये बता सकता है कि कंप्लीट हाथी कैसा है। तो इस तरह से हम इस स्टोरी के एंड पे पहुंचे हैं, फुल ट्रूथ इनको मिला। बाकी सबके पास था पार्ट ऑफ ट्रूथ, हालांकि वो गलत नहीं थे। हालांकि जो हम जानते हैं वो गलत नहीं होता, लेकिन वो हाफ नॉलेज होता है, और हमने पीछे देखा कि हाफ नॉलेज कितना डेंजरस होता है। समरी हम देखते हैं आज हमने क्या क्या देखा। 3 वेज ऑफ गेनिंग नॉलेज, कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें क्या होता है, 4 डिफेक्ट्स होते हैं हमारे सेंसेस के अंदर। ओके, कौन कौन से होते हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी ऑफ इल्यूजन, हम भ्रमित होते हैं, मिस्टेक्स करते हैं और चीटिंग करते हैं। अनुमान प्रमाण में क्या दिक्कत होती है? अनुमान प्रमाण में होती है कि जो साइंस में भी जो ये रिसर्चेस हैं वहां पे भी मिस्टेक्स हो रही हैं, और हाफ नॉलेज अगर हमारा होगा तो वो डेंजरस होगा। फिर हमने पढ़ा शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में हमने क्या देखा? ये नॉलेज वैदिक संप्रदाय और ब्रांचेस ऑफ वेदास, ये सब हमने पढ़ा। ओके, तो अभी हम एक राउंड करते हैं जपा माला, और उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे आप पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा आज का सेशन? ये भी मैं थोड़ा पूछने वाली हूँ, तो ये भी सोच के रखिएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेना चाहिए। लिमिटेशन सेंसेस के साथ हम फास्ट वर्क नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। तो अपनी माला ले सकते हैं और साथ में चैंटिंग कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे
राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण Shri Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Shri Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Shri Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Shri Krishna Hare Hare Shri Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Shri Krishna 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 Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna। तो आज के सेशन से आप किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ डाउट कुछ कमेंट कुछ भी हो तो आप बता सकते हैं।
हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो निधि माता जी हरे कृष्णा, आप कहाँ से हैं? आप बताएंगे अपने बारे में? हरे कृष्णा, मैं निधि पटेल, मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश। ओके, तो माता जी आपने सारे सेशन करे अटेंड या पहला था या हाँ पहला? माता जी, मैंने आज तक जो 4 सेशन हुए मैंने चारों अटेंड किए हैं। ओके, तो आपको कैसा लग रहा है? आप कुछ बेनिफिट हो रहा है इससे, लग रहा है कुछ? हाँ माता जी, पीस माइंड होता जाता है। पहले ये होता था कि लोग ने ये किया, पर अब नहीं होता ऐसा कुछ। ओके, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, ओके, थैंक यू। कोई डाउट आपका? नहीं माता जी। ओके, थैंक यू। महिमा माता जी आप कहाँ से, आप बताएंगे अपने बारे में? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। माता जी मैं उत्तराखंड से हूँ। जी माता जी, आपने और कितने अभी अटेंड किए क्लास, ये सेशन? मैम क्या, ओ सॉरी माता जी, क्या सेशन अटेंड किए आपने ये वाले? मैंने ये मतलब बहुत पहले भी अटेंड किया था, आज दोबारा से एक बार दिखा तो फिर से मैंने अटेंड किया। अभी जो ये वैसे हमारा मैं चल रहा है इसमें आपने फर्स्ट ही किया ना ये वाला? यस माता जी। ओके ओके, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा आज कुछ? माता जी आप बहुत अच्छा समझाते हो। ओके, नहीं अगर आपको समझ आ गया तो फिर ठीक है, अच्छा है। अगर नहीं आया तो फिर बुरा है वो आपके समझने पे है। आप राउंड्स करते हैं माला? जी माता जी। कितने राउंड्स करते हैं? अभी तो 2 कर रहे हैं। पहले शुरू में तो 10 मिनट से शुरू किया था, फिर एक राउंड हुआ, फिर माला पे किया पहले ओके, माला पे नहीं करते थे, पहले वो प्रभुपाद जी की एक वीडियो थी उससे करते, अच्छा फिर माला आगे, फिर माला पे 1 राउंड, फिर अभी 2 राउंड, फिर अभी धीरे 3-4 करें। अच्छा, तो आप इस ग्रुप में है ना, डीवाईएस ग्रुप में? माता जी मैं वो आदिशक्ति वाला जो ग्रुप था ना उसपे हूँ। अच्छा, आप उसमें नहीं है तो आप मेरे को नंबर सेंड कर दीजिए, आप मैं उसको आपको उस ग्रुप में डाल देती हूँ। आप आगे भी लेना चाहेंगे ना ऐसी क्लासेस? माता जी एक्चुअली ना बहुत सारे ग्रुप हो गए, मैं ना एक तो उससे हूँ, वो हमारा जो इस्कॉन बेस है दिल्ली वाला उससे हूँ, फिर द्वारका वाला है उससे भी हूँ, मतलब और ये इसमें ये आपके साथ बीकानेर वाला तो आदिशक्ति वाला ग्रुप है ही, उस पर भी आ ही जाते हैं अपडेट सारे। इसमें ये ग्रुप ये स्पेशल है, ये सभी के लिए मैं बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन है कि ये जो ग्रुप हमारा बना, ये एक कोर्स, स्पेशल कोर्स चल रहा है। ये 4 वीक का कोर्स रहेगा, जिसका 1 वीक तो चला गया, ये 2nd वीक भी चला गया, आज अभी 2 वीक ही बचे हैं। तो इसके हमें 4 क्लासेस और होंगे, जिनमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको क्विज भी मिलेगा और मटेरियल भी मिलेगा आपको फिर रिवीजन करने के लिए। और इसकी जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो केवल उसी ग्रुप में मिलेगी, आपको यूट्यूब पे ये सेशन नहीं मिलेंगे दोबारा, केवल प्राइवेट है तो ये उसी ग्रुप में आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर 9 जैसे क्लासेस हमारे हुए थे उसमें से 7 अगर आप क्विज अटेंड करते हैं तो आपको इस्कॉन से सर्टिफिकेट भी मिलेगा डीवाईएस कोर्स के लिए, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि जब रिवीजन होगा तो वो चीजें बार बार वो पक्की हो जाती है, फिर वो निकलती नहीं है जब हम रिवाइज कर लेते हैं कोई चीज को। तो क्विज भी आप अटेंड कर सकते हैं, ये सभी के लिए, जिन्होंने स्किप कर दिया है उनके लिए रिकॉर्डिंग वहां पे ग्रुप में है, तो आप वापस भी देख के वो और क्विज अटेंड कर सकते हैं। अभी तक एक ही क्विज उसमें आया है ग्रुप में, लास्ट संडे का मैं नहीं डाल पाई, तो इस वीक में इस सैटरडे संडे और लास्ट संडे का भी क्विज आ जाएगा, तो आप प्लीज उसको अटेंड कीजिए सभी, ताकि आप वो पार्टिसिपेट कर पाए, उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए भी आपको मिल पाए। तो अगर माता जी आप कंफर्टेबल हो तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप केवल 2 वीक्स के लिए और है, फिर वो ग्रुप बंद कर दिया जाएगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा माता जी। जी माता जी, फिर मेरा नंबर तो है ही वो आदिशक्ति वाले ग्रुप में, तो उससे आप ऐड कर दीजिएगा मुझे। पर्सनल अगर मैं देखूंगी, अगर मेरे को मिलेगा तो नहीं, आप मेरे को वहां से मैसेज कर सकते हैं। ओके माता जी। ओके ओके, तो एनी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन किसी का, डाउट? नहीं है?
थैंक यू सो मच। एक मैं छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ आज का जो भी सेशन था उसको समझने के लिए, ताकि उसको आप और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा लास्ट में। एक क्लास है, जैसे कि अनीता माता जी टीचर हैं, ये पढ़ाते हैं बच्चों को। तो एक टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके हाथ में एक पेन है, रेनॉल्ड्स का पेन, सबने देखा होगा ना रेनॉल्ड्स का पेन कैसा होता है, पूरा व्हाइट पेन, और उसका ढक्कन क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो उसने पेन को ऐसे पकड़ रखा है कि ढक्कन उसकी मुट्ठी में है, बाहर से पेन क्या दिख रहा है, पूरा व्हाइट, ठीक है। तो वो क्लास में जब टीचर एंटर करते हैं उस पेन को ऐसे पकड़े हुए, तो बाकी जो भी बच्चे बैठे हैं वो उनको देखते हैं, तो उनको क्या लगता है, उनके हाथ में क्या है, देखने से क्या लगेगा, व्हाइट पेन है, चौक लगेगा, चौक, क्योंकि टीचर क्या काम में लेते हैं, चौक। तो बच्चे सोचेंगे कि वो क्या है, चौक है। जिसने देखा उसको लगा चौक है क्योंकि व्हाइट है, तो ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रमाण। तो देखने से जो प्रत्यक्ष प्रमाण था, चौक लगी। सेकंड जो आता है अनुमान प्रमाण। तो बच्चों ने, जिन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने पूछा क्या है सर के हाथ में, बोलेंगे चौक ही होगी भाई, और क्या होगा, क्लास में चौक से ही पढ़ाएंगे। तो वो उन्होंने गेस कर लिया, तो उन्होंने बोला कि क्या है, अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भी हो गया, लेकिन उनके हाथ में क्या था, पेन। तो उन्होंने क्या किया, टीचर ने जो आगे आगे डेस्क पे बच्चा बैठा था उसको धीरे से काम में बताया कि मेरे हाथ में चौक नहीं है, रेनॉल्ड्स का पेन है, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने बताया उस बच्चे को, उसको पता चल गया। अब उस बच्चे ने अपने पास वाले बच्चे को बताया कि चौक नहीं है सर के हाथ में, पेन है रेनॉल्ड्स का। फिर उस बच्चे ने अपने पास वाले को बताया। इस तरीके से वो बात धीरे धीरे पूरी क्लास में सब बच्चों को पता चल गई कि सर के हाथ में क्या है, पेन। तो अभी सबसे पूछा कि भाई सर के हाथ में क्या है, तो सब बोलने लगे कि पेन है रेनॉल्ड्स का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण था वो गलत हो गया, अनुमान प्रमाण था वो गलत हो गया, लेकिन जो शब्द प्रमाण, जो कि सर ने बताया, सर से एक बच्चे से, फिर दूसरे बच्चे से, फिर तीसरे बच्चे से, इस तरीके से वो लास्ट तक सबसे के पास पहुंचा। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक कब हो जाती, अगर कोई बच्चा चालाकी कर जाता, बदमाशी कर जाता, उसको सुना तो था रेनॉल्ड्स का पेन है, लेकिन वो आगे बता देता कि नहीं सर के हाथ में पेन नहीं है, सर के हाथ में ना कलर्ड वाली चौक है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे बाकी के बच्चे, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं पेन नहीं है, फिर कलर्ड चौक है। तो वो क्या हुआ, वो ज्ञान जो था वो गलत चला गया, ठीक है। तो हमें इसीलिए जो कि परंपरा से जो गुरु आ रहे हैं वो हमें क्या देंगे, वो सही ज्ञान देंगे, और वो क्या देंगे, एज इट इज देंगे, उसमें कुछ अपना मिक्स नहीं करेंगे। तो हमें ज्ञान कैसे लेना है, एज इट इज लेना है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने स्टार्टिंग में सबसे पहले बताया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से फिर नारद जी को, वहां से जो आया है वही ज्ञान हमें वैसे एज इट इज लेना है, तभी हम सच्चाई तक, जो ट्रुथ है वहां तक पहुंच सकते हैं। वरना तो हम भी पेन को क्या कर देंगे, कलर्ड चॉक कर देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए अब इस एग्जाम्पल से मेरे को लगता है शायद सब कुछ क्लियर हो गया होगा तीनों प्रमाण के बारे में कि हमें कौन सा लेना है, क्या लेना है। थैंक यू सो मच आपको 2 घंटे तक मेरे को सुनने के लिए, सहन करने के लिए। अंकिता माता जी आप दर्शन दे सकते हैं और कुछ बता सकते हैं। हमारी सेंसेस इतनी लिमिटेशन है, सेंसेस में लिमिटेड है, लेकिन कम से कम इन जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनको काम में लेके तो देख लें एक दूसरे को। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत समझ में आया, और अब तो वेदों पे और ज्यादा विश्वास ही बढ़ गया है माता जी। ये वेदों के तो अगर हम करें ना, एक क्लास हमारी हो भी चुकी है आईजीएफ की, पहले भी वेदों पे, तो अगर हम देखें तो काफी कुछ है वेदों पे बोलने के लिए। तो बहुत शॉर्ट में था क्योंकि टाइम कम था और सब कुछ कवर करना था, तो बहुत छोटा लिया गया वेदों के बारे में। अगर वेदों को डीप में जाके अगर हम देखें तो इतनी डिटेल है, इतनी डिटेल है कि आज की साइंस तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। ओके माता जी, फिर एंड करें। यस माता जी, बिल्कुल वांछा माता जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरी तो नेक्स्ट वीक से भी मैं कोशिश करूँ, मैं चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आज समय हैं वो आगे के सेशन जरूर अटेंड करें आप सभी।
जो नहीं आए उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो आज आप यहाँ हैं पूरे क्लास तक, आगे के सभी सेशन जरूर अटेंड करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डिंग देख के, क्योंकि सब क्लास एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आज का देखा है तो आगे का समझ ज्यादा आएगा, तो सारे अगर देखेंगे तो फिर हर चीज क्लियर हो पाएगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अच्छा, क्या लगा कैसे हो भाई आप? कब आ रहे हो इंडिया? कब आ रहे हो? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो आने ही वाला है 3 दिन बाद। 3 दिन नहीं, 5 दिन बाद, सॉरी। तो वेकेशन में नेक्स्ट ईयर आने वाला है, 5 दिन बाद आओगे फिर? जुलाई में आएंगे। ओके, जुलाई में। इतना वेट करना, जुलाई। इतना वेट करना पड़ेगा आपका? हाँ, मेरे को तो मिलना है। ममता माता जी बोलो हम आएंगे आपसे मिलने के लिए। हम आएंगे। हाँ, आना पड़ेगा। इंडिया आओगे तो मिलना ही पड़ेगा, है ना? वो आज सुबह पूछ रही थी, वो आईसीएफ का क्लास चल रहा था, तो रिया माता जी थे, तो बोलते ये ममता माता जी है क्या? मैं बोली नहीं, ममता माता जी की क्लास अभी होएगी, तब देखना कौन है ममता माता जी। ओके, काफी टाइम हो गया ना इस बार, चलो। देखा ही नहीं तो भूल गई है। माता जी 2-2.5 साल हो जाएंगे अभी आके इंडिया भी हम लोग को। आएंगे तब तक तो 3 ही हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। हाँ, सही। आ जाओ माता जी एक बार मिल। ओके माता जी, आप एंड कर सकते हैं। नहीं तो उसको एक्ट होती है तो उसको ध्यान रहता है ये माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।